तो आज का वीडियो है ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ये वीडियो आपको हर तरह की ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत मददगार हो सकता है और इस वीडियो में बताई गई बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ही सालों में आप या तो पूरी तरह से या फिर 80% तक अपनी किसी भी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो हर उम्र के लोगों के लिए है जो किसी भी तरह की दिमागी बीमारी से जूझ रहे हैं, मगर ख़ास तौर से ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो कि इस तरह की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और उनके माँ बाप भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जहाँ पहले इस तरह के मरीज़ काफ़ी कम पाए जाते थे, आजकल तो हर दूसरे तीसरे घर में इस तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं जो ऑटिज़म या एडीएचडी या सेरेब्रल पाल्सी जैसी दिमागी बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके माँ बाप भी उनके फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में बताई गई बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो आपका बच्चा काफ़ी हद तक अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा और कई बार तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे को इस तरह की कोई बीमारी थी भी। धीरे धीरे काफ़ी हद तक इन बच्चों को नॉर्मल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि दिमाग से रिलेटेड किन किन प्रॉब्लम्स में ये वीडियो आपकी मदद करेगा। तो दिमाग से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम जैसे कि ऑटिज़म, एडीएचडी, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे, पार्किंसन, एल्जाइमर, डिमेंशिया, जहां आप चीज़ों को भूलने लगते हैं या आपके हाथ पैर कांपने लगे हैं, लोगों को पहचान नहीं पाते, गुस्सा आना, झुंझलाहट, हकलाना, बोलने में देरी, बुरे ख्वाब आना, ओसीडी जहाँ की आपको सफाई की सनक होती है, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, लकवा या पैरालिसिस, सीपी या सेरेबल पाल्सी जो कि लकवे का ही एक रूप है, माइग्रेन या सिर दर्द, वहम होना या कई लोगों को जिनको भूत चढ़ जाता है, ऐसा कहते हैं कि भूत प्रेत उनके ऊपर आ गया है और उन्हें अजीब अजब अजीब तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं जिसे कि हम स्किज़ोफ्रेनिया से भी रिलेटेड कर सकते हैं, जहाँ की लोग जो हैं अपनी ही दुनिया में कुछ अजीब तरह की चीज़ें जो हैं उन्हें दिखाई देती हैं और वो अजीब तरह का बिहेवियर करते हैं उन चीज़ों को देखने के बाद। इस तरह के मरीज़ों को अजीब तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि हकीकत में होती नहीं है। तो इस तरह की दिमाग से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और काफ़ी हद तक और कई बार पूरी तरह से भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो ये वीडियो क्योंकि ख़ास तौर से ऑटिस्टिक बच्चों के लिए है तो फोकस वही होगा। तो बच्चे ऑटिस्टिक क्यों होते हैं, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं जिनमें सबसे बड़ी और मेन वजह है कि बच्चा जब माँ के पेट में हो या फिर पैदाइश के वक्त उसे भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती। जैसे बच्चा जब माँ के पेट में था तब माँ को ऑक्सीजन की कमी हो गई या फिर पैदाइश के वक्त अगर माँ के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो बच्चे को ब्रेन डैमेज हो सकता है क्योंकि बच्चे के दिमाग का एक बड़ा हिस्सा माँ के पेट में ही बन जाता है। तो उस वक्त अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन की कमी होती है तो बच्चे को पैदा होने के बाद ऑटिज़म या दूसरी कोई दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पेट के अंदर ऑक्सीजन की कमी या न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से बच्चे के ब्रेन का कुछ हिस्सा या तो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता या फिर पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से परमानेंट ब्रेन डैमेज या सेरेबल पाल्सी जैसी प्रॉब्लम बच्चे को आ सकती है। तो बच्चा जब पेट में बन रहा है तभी माँ को चाहिए
कि एक तो उसका खान पान अच्छा हो, न्यूट्रिशन पूरा हो, उसके साथ ही उसकी बॉडी में ऑक्सीजन भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब पेट में होता है तो वो सिर्फ माँ के खून में जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन होती है उसी से बनता है, और ऑक्सीजन पेट में बच्चे को सही ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ऑक्सीजन हमें मिलती है विटामिन सी से। तो आप किस तरह से विटामिन सी ले सकते हैं, इसके लिए विटामिन सी वाली वीडियो ज़रूर देखें, और इस तरह से विटामिन सी लेके आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो माँ को चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान भरपूर विटामिन सी उसकी डाइट में होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को पेट में भी और पैदाइश के वक्त भी भरपूर ऑक्सीजन मिले, जिससे कि ये ब्रेन डैमेज वाली प्रॉब्लम बच्चे में शुरू से ही ना हो। कभी कभी डिलीवरी के वक्त भी माँ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अगर डिलीवरी के वक्त भरपूर ऑक्सीजन बच्चे को नहीं मिलती तो बच्चे का ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन सी की इंटेक पर माँ को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। भरपूर विटामिन सी लेने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है नींबू का छिलके की चाय। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस नींबू का छिलका जो होता है उसका जो येलो पार्ट होता है उसको बारीक बारीक काट के, थोड़ा सा ही लेना होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस ले लो उसको, और उसको बारीक बारीक काट के और उसको उबाल के 5 या 10 मिनट उसको थोड़े से पानी में उबालो टी में, और उसको पी जाओ। इस तरह से पी सकते हो, वरना मैंने वो जो ब्लैक टी वाली आपको रेसिपी दे रखी है उसमें आप नींबू का छिलका डाल लो, थोड़ा सा ही डालना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं कि कड़वा हो जाए बिल्कुल ही। थोड़े सा ही आप लोगे नींबू का छिलका तो उससे आपको बहुत ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी वाली जो वीडियो है उसमें मैंने पूरा बता रखा है कि किस तरह से ये नींबू का छिलका और येलो कलर के जो भी फ्रूट वेजिटेबल होते हैं वो आपको भरपूर विटामिन सी देते हैं। इस तरह से अगर थोड़ा सा आप नींबू का छिलका जो है पानी में उबाल कर पियोगे, थोड़े से पानी में या चाय में अपनी उबाल कर पियोगे, तो फिर आपकी जो है विटामिन सी की जो ज़रूरत है बॉडी को वो पूरी हो जाएगी और आपको उससे भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी। और आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी और उसका जो है डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होगा बच्चे का। बाकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या आपकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए, इसके लिए नॉर्मल डिलीवरी कैसे पाएँ ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके अलावा जो बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं और उन्हें इंक्यूबेटर में रखा जाता है या ऑक्सीजन बाहर से दी जाती है, तब भी बच्चे का ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है, अगर बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तब। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले रही है या स्मोकिंग कर रही है या ड्रग्स ले रही है या बहुत ज़्यादा बाहर का बना हुआ प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड ले रही है, तो भी बच्चे के दिमाग पे असर पड़ता है। या फिर प्रेगनेंसी के दौरान माँ के अंदर अगर आयोडाइन की कमी है तो भी बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो कम हो सकता है। तो प्रेग्नेंट औरतों को चाहिए कि उनके खाने में रेगुलर बेस पर आयोडीन रिच फूड होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन पेट में पल रहे बच्चे के दिमाग के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और प्रेगनेंसी के दौरान आयोडाइन की कमी होने से या तो बच्चा ऑटिस्टिक पैदा हो सकता है या उसकी आईक्यू कम हो सकती है, क्योंकि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए आयोडाइन का बहुत अहम रोल होता है। तो आयोडाइन किस तरह से आपकी हेल्प करता है और किस तरह से आप आयोडाइन अपनी डाइट में ले सकते हैं, इसके लिए आयोडीन बेनिफिट्स वाली वीडियो देखें। वरना आयोडीन के लिए बेस्ट सोर्स होता है थोड़ा सा सी कैल्प या फिर सी फूड, रेगुलर बेस पर आपके खाने में होने चाहिए। सी कैल्प का सबसे इजी होता है, सी कैल्प का आप पाउडर मंगा के रख लीजिए और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून
रोज़ाना अपने पानी में थोड़े से पानी लीजिए, 50 ml पानी, उसमें घोल के और पी जाइए। खाने के साथ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर खाने के साथ ये पानी आप लेंगे, सी कैल्प जो है उसका कैप्सूल भी ले सकते हैं आप, खाने के साथ लोगे तो वो जो है पूरा आपको पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान सीधा सीधा दूध पीने से भी बच्चा ऑटिस्टिक पैदा हो सकता है। तो प्रेग्नेंट औरतों को सीधा सीधा दूध ना दिया जाए, बल्कि दूध की बनी दूसरी चीज़ें जैसे कि दही, पनीर, चीज़, मक्खन, घी वगैरह खा सकती हैं। दूध की चाय भी पी सकते हैं। और अगर दूध ही लेना चाहते हैं कि मतलब दूध ही लेना है, चाय नहीं लेना है, वैसे चाय बेस्ट फॉर्म होती है। चाय में दूध का प्रोटीन जो होता है बिल्कुल डेड हो जाता है। मगर अगर दूध ही पीना चाहते हैं एज इट इज़, तो फिर आधा दूध आधा पानी होना चाहिए, और वो दूध भी ठंडा होना चाहिए, चिल्ड, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। वैसे कोशिश यही करें कि दूध से बनी हुई चीज़ें लें दूध की जगह। मतलब जो है लिक्विड डेयरी ना लें, वो जो ठोस बना हुआ है, या फिर लिक्विड डेयरी का बेस्ट लेना है तो बेस्ट होता है कि चाय ले लें आप। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ खुश नहीं रहती है, घर में कलेश रहता है, या फिर माँ जो है लगातार टेंशन में रहती है या फिर गुस्से में रहती है, तो इसका भी बच्चे के दिमाग पर और बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहती है और डेवलपमेंट अच्छा होता है। इसके अलावा इस तरह के बच्चों को आपके जेनेटिक्स से भी जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि क्लोज रिलेटिव्स में शादियां करने से इस तरह के बच्चे पैदा होने का खतरा ज़्यादा रहता है। मगर मैं तो इस बात को नहीं मानती, क्योंकि मेरे हिसाब से आपके जीन आपको बनावट और आपको रंग रूप देने के लिए होते हैं, ना कि बीमारियां देने के लिए। आपके जीन आपको तभी बीमारी दे सकते हैं कोई, जब आप उसको उसके अकॉर्डिंग उसकी जो इन्वायरमेंट है वो देते हैं। जब आप कुछ कंडीशंस बनाते हैं तब आपको बीमारी मिल सकती है, वरना आपका जीन जो है आपको बीमारी नहीं देता है। और वैसे भी इस तरह की शादियां कोई नई तो हो नहीं रही हैं, पुराने ज़माने से होती आई हैं। पहले ज़माने में कबीले होते थे और लोग कबीले में ही शादियां करते थे। और मेरे हिसाब से अगर आपकी पीछे की पीढ़ियों में कोई बीमारी थी भी, तो उसके पीछे भी वजह आपका गलत खान पान ही था। हाँ, इतना हो सकता है कि आपके पीछे की पीढ़ी में कोई बीमारी हुई, अब आपके जीन ने उसको रीड कर लिया, और अब आगे आने वाली नस्ल भी अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे रही है, वही सब खा रही है जो आपके पीछे के लोगों ने खाया, या जो आज के ज़माने में भी असली खाना मिलना मुश्किल ही हो गया है। चारों तरफ खाने के नाम पर 80% तक केमिकल मिला हुआ और नकली खाना ही अवेलेबल है। और आपकी प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर आप यही सब कुछ खा रहे हैं, तो अब आपके बॉडी के लिए उस बीमारी को एडॉप्ट करना आसान हो गया। अब आपकी बॉडी उस बीमारी में आने के लिए इजी टारगेट हो गई है। और ऐसा सिर्फ स्पेशल चाइल्ड्स के केस में ही नहीं होता, बल्कि दूसरी और बीमारियों में भी होता है। तो अगर आपकी पिछली पीढ़ियों में कोई बीमारी या पागलपन की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह की चीज़ों के पीछे भागने के बजाय कि रिश्तेदारियों में शादी ना करो, या एक दूसरे की प्लेट में खाना मत खाओ, या इस तरह के बीमार लोगों की छाया से बचकर रहो, ये सब करने के बजाय आप अपने खाने पर ध्यान दें। आप अपना खाना बदलें और देखें कि कैसे ये जो बीमारियां पिछली कई पीढ़ियों से आप झेलते आ रहे हैं, और उसे आपने अपनी ख़ानदानी बीमारी का नाम ही दे दिया है। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपनी डाइट बदलेंगे, आप देखेंगे कैसे आप अपनी बड़ी बड़ी और ख़ानदानी बीमारियों से भी बाहर आ रहे हैं, और आपकी अगली नस्ल उन बीमारियों से बची रहती है।
और जहाँ तक स्पेशल चिल्ड्रंस के बारे में कहा जाता है कि ख़ानदान में शादियाँ करने से इस तरह के बच्चे होने का इम्कान ज़्यादा होता है, तो हाँ, ऐसा हो सकता है। जब आपका खान पान गलत होगा तो इस तरह के केसेस के चांसेस कुछ परसेंट तक ज़्यादा हो सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि जो लोग ख़ानदान से बाहर शादियां करते हैं उनके यहाँ ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते। उनका खान पान भी अगर गलत होगा तो उनके यहाँ भी इस तरह के स्पेशल चिल्ड्रन पैदा हो सकते हैं और होते भी हैं। बाकी इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो ही बना दूंगी जिससे कि इस प्रॉब्लम्स को लेकर आपका डर को ख़त्म हो पाए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ कोई दवाएं खाती है तो भी बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। एक लाइन में बस इतना ही समझ लीजिए कि आप प्रेगनेंसी से पहले और ख़ास तौर से प्रेगनेंसी के दौरान अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखिए, तो आप एक हेल्दी बच्चे को ही जन्म देंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा एक और तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी, जब इस टॉपिक पर बात चल ही रही है तो कि कई साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया है कि आजकल ये जो ढेर सारे तरह तरह के वैक्सीन्स बच्चों को दिए जा रहे हैं, तो ये भी बच्चों में ऑटिज़म और दूसरी कई दिमागी बीमारियां होने की एक बहुत बड़ी वजह है। कुछ साइंटिस्ट इस चीज़ को मानते हैं और कुछ रिजेक्ट करते हैं, मगर ये तो देखा गया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में वैक्सीनेशन का रेशियो बहुत ज़्यादा है और बच्चों और बड़ों को बहुत से वैक्सीन लगाए जाते हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑटिज़म तो एक एपिडेमिक ही बन चुका है। इसके अलावा भी दूसरी दिमागी बीमारियां भी थर्ड वर्ल्ड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और जिस तरह की रिसर्च सामने आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन भी बच्चों और बड़ों में बढ़ती हुई दिमागी बीमारियों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, मगर हाँ, इतना तो मैं भी कहूँगी कि मेडिकल इंडस्ट्री आज के दौर में जिन लोगों के हाथों में है, ये कोई इंसानों से लगाव रखने वाले लोग नहीं हैं और ये लोग किसी ख़ास एजेंडे पर भी एक काम भी कर रहे हैं। और इसका सबूत पीछे जो कोविड का ड्रामा किया गया था उसमें आप भी देख चुके हैं कि कैसे एक बीमारी को फैलाकर उसका हवा बनाया गया और कैसे फिर उस बीमारी के इलाज के नाम पर बिना ट्रायल करे ही जल्दी जल्दी टीके लगाए गए और इसकी वजह से कितने लोग मारे गए, कितने को फालिज हुआ, कितने और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं, कितनों को हार्ट अटैक आया और इस तरह से बहुत से लोग मारे गए हैं। आप देखते हैं और आपको सुनने में ये खबरें आती ही हैं। ये सब कुछ आपने अभी पिछले 5 सालों में देखा ही है। अच्छा, मैंने एक बात और नोट करी है कि ख़ास तौर से इंडिया में इस बीमारी के आने के बाद पिछले 4-5 सालों में छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मतलब 5 साल के बच्चों तक को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो हो सकता है ये लोग बच्चों को टीके में वही केमिकल्स डालकर दे रहे हैं जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, जबकि आज से 4-5 साल पहले बच्चों में, छोटे ख़ास तौर से 5-6 साल के बच्चों में कभी हार्ट अटैक देखा नहीं गया है। मैंने तो कभी अपनी लाइफ में सुना नहीं है। आपने सुना हो तो बताओ 5 साल पहले। तो ये कोविड से पहले 5-6 साल के बच्चों को कभी हार्ट अटैक से मरते हुए मैंने तो देखा ना सुना। खैर, अब इन चीज़ों को रोका तो जा नहीं सकता, सिर्फ अवेयरनेस फैलाकर बचने की कोशिश ही की जा सकती है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूँगी कि इन टीकों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें तो ही अच्छा है। ख़ास तौर से आज के दौर में प्रेगनेंसी के दौरान माँ अपने खान पान का ध्यान रखे और बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को माँ का दूध दें और उसे ठंड से बचाएं और नेचुरल खाना दें, तो बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी और वो बीमारियों से बचा रहेगा।
छोटे बच्चे की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। वीडियो का टाइटल है छोटे बच्चे की देखभाल कैसे करें, और एक और वीडियो है बच्चों में ठंड का लगना। तो ये वीडियो आप देखें तो आप काफ़ी कुछ जान पाएंगी कि छोटे बच्चों के साथ किन बातों का एहतियात रखना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीन्स में एल्यूमिनियम भी पाया जाता है। एल्यूमिनियम वैक्सीन्स में डाला ही जाता है, और एल्यूमिनियम हमारे लिए बहुत टॉक्सिक होता है और दिमाग को पैरालाइज कर सकता है। इसके अलावा एक रिसर्चर ने जब कई ऑटिस्टिक मरे हुए ऑटिस्टिक जो लोग होते हैं उनकी ऑटोप्सी की, तो उन्होंने पाया कि इन सभी पेशेंट्स में एक चीज़ उन्हें सिमिलर मिली कि इन सभी ऑटिस्टिक लाशों के दिमाग में एल्यूमिनियम के नैनो पार्टिकल्स काफ़ी मिकदार में मिले, जिससे कि उन्होंने फिर आगे रिसर्च भी किया और यूनिवर्सिटी में पेपर्स भी दिए। मगर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी रिसर्च अगर इन मेडिकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने वाली होती है तो उस रिसर्च को दबा दिया जाता है, क्योंकि एक तो ये लाखों करोड़ों डॉलर का बिजनेस का खेल है, दूसरा जो डीपॉपुलेशन का एजेंडा चल रहा है उसके भी खिलाफ है, तो इस तरह की रिसर्च को दबा दिया जाता है। हाल ही में डॉक्टर बर्ग ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। टाइटल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद ये है कि एल्यूमिनियम डज नॉट कॉज ऑटिज्म या एल्यूमिनियम एंड वैक्सीन्स, इस तरह से कुछ टाइटल है उसका। तो वो आप जो है सर्च करके देखें उस वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एल्यूमिनियम जो है वो ऑटिज्म और दिमागी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा करता है। तो इस वीडियो में यही टॉपिक उठाया गया है, तो आप सबूत के तौर पर ये वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में दो तरह से जा सकता है। एक तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने से, दूसरा वैक्सीन से या एल्यूमिनियम फॉयल में रखा हुआ खाना खाने से। तो कोशिश करें कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना ना पकाएं और वैक्सीन से भी जहां तक हो सके बचें। रेबीज़ वगैरह की चाहें तो अगर ज़रूरत हो तो लगवा लें। तो अगर कहीं बहुत ज़रूरी लग रहा है वैक्सीन लगवाना, जैसे कुत्ते ने काट लिया है या फिर आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि टिटनेस का हो सकता है, तो वो एक आध बार आप अपनी बॉडी में लगवा सकते हैं, मतलब लगवा लें। मगर बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स जो हैं उनसे आप बचने की ही कोशिश करें, क्योंकि इन वैक्सीन्स में पाया जाने वाला एल्यूमिनियम ख़ास तौर से छोटे बच्चे के दिमाग को पैरालाइज करके ऑटिज़म दे सकता है। तो छोटे बच्चों को नेचुरली ग्रो होने दें, ज़्यादा वैक्सीन्स वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने जो रिसर्च में पाया वो आपके सामने रख दिया। अच्छा, जिन बच्चों में ऑटिज़म आ चुका है और बड़ों में, उन्हें चाहिए कि इस एल्यूमिनियम को बॉडी से डिटॉक्स करें, और एल्यूमिनियम को बॉडी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। मगर सिलिका एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारी बॉडी से डिटॉक्स करता है एल्यूमिनियम को। तो सिलिका किस तरह से काम करती है, इसके लिए सिलिका वाली वीडियो देखें। इसके अलावा किसी तरह से आप सिलिका की चाय बना सकते हैं, उसके लिए सिलिका रिच टी वाला आप वीडियो ज़रूर देखें। मैंने उसमें सिलिका की ब्लैक टी में सिलिका ये बैम्बू की जो लीव्स होती हैं, बांस की पत्तियां, उसकी चाय बनाई है। तो वो सिलिका उसमें भरपूर मिकदार में होती है, और वो इस तरह के दिमागी मरीज़ों के अगर बॉडी में, उनके दिमाग में और मसल्स में ये जो एल्यूमिनियम के नैनो पार्टिकल्स हैं, तो उसको बाहर निकालने में बहुत मददगार होती है। तो इस तरह से सिलिका रिच टी जो है चाय, ये आप अगर रेगुलर बेस पर लेंगे तो आपके दिमाग से जो सिलिका है उसको लीच आउट करने में, बाहर निकालने में बहुत मददगार होगी, और दिमागी बीमारियों में ये सिलिका रिच टी जो होती है ये बहुत मदद करती है।
तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि ऑटिज़म या दूसरी दिमागी बीमारियाँ होने के पीछे क्या-क्या वजह हो सकती हैं। अब बात करते हैं इन बीमारियों के इलाज के बारे में। तो सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा ऑटिज़म या दूसरी किसी भी दिमागी बीमारी से जूझ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ना ही अपने आप को ब्लेम करना है कि हमारा बच्चा अगर इस तरह का है तो फिर हमने कोई गुनाह किया है। अक्सर क्योंकि अक्सर जो माँ बाप होते हैं वो इस तरह से अपने आप को ब्लेम करते हैं कि हमने अपनी पिछली ज़िंदगी में मतलब पीछे अपने कुछ ऐसे गुनाह कर दिए हैं हमने अपनी लाइफ में कि जिसके लिए हमें सज़ा के तौर पे इस तरह का बच्चा दिया है। और सिर्फ माँ बाप नहीं बल्कि दूसरे लोग भी पीठ पीछे जो होते हैं आपके पड़ोसी या रिश्तेदार, वो भी कई बार इस तरह की बातें करते हैं। और माँ बाप जो होते हैं इस तरह से बहुत हिरासा और एकदम निराश हो जाते हैं। और वो एक तो इस किस्म के बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो देखिए मैं आपको बताऊं पहले से ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं अपने बच्चे को देखकर। और फिर कुछ लोग इस तरह की बातें कभी कभी तो मुंह पे भी लोग कह देते हैं और उन्हें ये यकीन दिलवाते हैं कि ऐसा अगर उनके साथ हुआ है तो उन्होंने जो है कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है जिसके लिए ऊपर वाले ने उसे सज़ा दी है। तो ऐसा देखिए कुछ भी नहीं है। बस हाँ इतना आप कह सकते हो कि आपने जो है कुछ न क्योंकि आपको कुछ मालूम नहीं था तो आपने कुछ गलतियां कर दी हैं जबकि बच्चा आपके पेट में था या फिर बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं खाने पीने में या कुछ अलग तरह से जो मैंने आपको पीछे बताई भी हैं जिसके रिजल्ट में बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। और ख़ास तौर से हिंदू लोग जो होते हैं देखिए कोई भी कम्युनिटी को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ मगर ये जो है हिंदू लोगों में जो होता है ना ये लोग छुआछूत को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं और इस तरह के जो कर्म कांड होते हैं ना उन्हें भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो उन इसमें जो हिंदू कम्युनिटी होती है उसमें अक्सर ये पंडित वगैरह जो होते हैं इस तरह के बच्चे के माँ बाप जो होते हैं उनसे यही कहते हैं कि ये जो है ये आपके पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल है जो आपको इस तरह का बच्चा मिला है। तो ये सभी जो है कोरी बकवास है। इसको आप बिल्कुल भी आप पहली बात तो इस किस्म के टॉक्सिक लोग जो भी हों चाहे वो वैसे मौलाना वगैरह इस किस्म की बातें करते नहीं हैं, मैंने सुना नहीं है। वो यही कहते हैं मुसलमानों में जो मौलाना वगैरह होते हैं अगर उनके पास कोई इस किस्म के पेरेंट्स जाते हैं बच्चे की प्रॉब्लम लेके तो वो यही कहते हैं कि भाई ये ऊपर वाले का देन है और आपका इम्तिहान है, अब आप इसको जो हो इसकी देखभाल करो तो आपको जो आपके दर्जात हैं आखिरत में वो बुलंद होंगे। मौलाना लोग ज़्यादातर ये कहते हैं। और जो हिंदुओं में पंडित वगैरह होते हैं तो वो जो है माँ बाप को बिल्कुल ही हिरासा कर देते हैं। उन्हें बिल्कुल ही एक तो वो वैसे ही परेशान होते हैं पहले ही बच्चे को देख के अपने, ऊपर से इस किस्म की बातें करके उन्हें और 4 गुना परेशान कर दिया जाता है। तो अगर कोई इस किस्म की बातें कर रहा है चाहे कोई वो मतलब कोई प्रीचर हो या फिर कोई आपका रिश्तेदार हो घर वाला हो, अगर इस किस्म के टॉक्सिक लोग आपके आसपास हैं तो सबसे पहले तो आप उनसे पीछा छुड़ाइए क्योंकि वो जो हैं वो आपको मतलब कभी ना कभी कुछ टाइम के बाद आपको जो है हिरासा करते ही रहेंगे और आप जो हो उससे दुखी रहोगे। और फिर प्रॉब्लम में अपनी परेशानियों में इंसान जो होता है कई बार कई गलत कदम उठा लेता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हम इतना कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चा पैदा होने के बाद भी हमसे शायद अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से बच्चा जो है वो सफ़र कर रहा है। और वो गलतियाँ क्या हो सकती हैं ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बता ही चुकी हूँ। और मैं तो ये भी कहूँगी कि शायद इसी तरह के बच्चे जो हैं माँ बाप के लिए आजमाइश के साथ ही जन्नत की कुंजी भी होते हैं। अल्लाह ताला कभी कभी इस तरह भी इंसानों को आजमाता है। तो मैंने यही देखा है कि इस तरह के बच्चों के माँ बाप कई बार बहुत
गुस्सैले या फिर कभी कभी शर्मिंदा से, या कभी कभी अपने आप को बहुत कमतर समझते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, बहुत परेशान रहते हैं और कई बार अकेले में अपने आप को कोसते भी हैं कि हमें किस गुनाह की सज़ा मिली है। या फिर कई बार मैंने ये भी देखा है कि इस तरह के बच्चों के माँ बाप जो हैं उनको कुछ रिश्तेदार बहुत ही परेशान या इरिटेट करते हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया या कोई ऐसी बात कर दी कि दिल को चुभ जाए, तो सबसे पहले तो अगर आपके आसपास भी इस तरह के टॉक्सिक लोग हैं तो बिल्कुल उनसे दूरी बना के रखें, ताकि वो आपको परेशान ना कर सकें। दूसरी बात, आपको इन बच्चों को ना तो बोझ समझना है ना ही कोई अज़ाब, बल्कि आप ये सोचिए कि इनकी खिदमत करके आपके पिछले कोई गुनाह भी माफ़ हो गए हैं और आपको अल्लाह ताला जन्नत के रूप में उसका अजर भी ज़रूर देगा। तीसरा, आप अपने आप पर भरोसा रखें और जो चीज़ें अब आगे मैं बताऊंगी उन चीज़ों को बच्चों को दें और सब्र के साथ वक्त गुजरने दें। इंशाल्लाह कुछ ही महीने में आपको अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि कैसे अगर आपका बच्चा इस तरह की किसी दिमागी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, चाहे माइल्ड ऑटिज्म हो या फिर सीवियर, या फिर बच्चा स्पेशल चाइल्ड ही क्यों ना हो, नीचे बताई गई बातों पर अगर आप ध्यान देंगे और इन चीज़ों को उसी तरह से करेंगे जैसे मैंने बताया है, तो आपका बच्चा कई केसेस में पूरी तरह से और कुछ केसेस में 80% तक ठीक हो पाएगा। तो क्योंकि ये सभी बीमारियां दिमाग से ताल्लुक़ रखती हैं, तो सबसे पहले तो हमें दिमाग की कारकर्दगी को समझना होगा कि दिमाग किस तरह से काम करता है। तो हमारा दिमाग ज़्यादातर बना होता है फ़ैट का, उसमें भी 20% तक ओमेगा 3 फैट का बना होता है। तो इस तरह से क्योंकि हमारा दिमाग ज़्यादातर फैट का ही बना होता है, तो हमारे दिमाग के सही से काम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे खाने में फ़ैट यानी कि चर्बी अच्छी मिकदार में हो और इसके साथ ही रेगुलर बेस पर ओमेगा 3 भी हमारी डाइट में होना चाहिए। तो आपको चाहिए कि इस तरह के मरीज़ों का खाना चर्बी से बने घी में बनाएं। इसके साथ ही मक्खन, देसी घी भी खा सकते हैं अगर अच्छी क्वालिटी का मिल पाए, वरना चर्बी ही काफ़ी है। इसके अलावा ओमेगा 3 के लिए मरीन फूड यानी कि समुद्री खाना बहुत अच्छा सोर्स होता है। ओमेगा 3 कैसे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, इसके लिए ओमेगा 3 वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके अलावा हमारे दिमाग को सही से काम करने के लिए बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारी टोटल एनर्जी का कोई 60% तक हमारा ब्रेन ही इस्तेमाल कर लेता है। तो हमारी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी भरपूर एनर्जी बना सके, जिससे कि दिमाग को भरपूर एनर्जी मिल सके। तो एनर्जी बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स सही मिकदार में होंगे तो हमारी बॉडी इन इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करके भरपूर एनर्जी बनाएगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के मरीज़ों की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर हों जिससे कि एनर्जी बन सके। इलेक्ट्रोलाइट्स हमें अलग अलग तरह के खानों से मिल जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स ख़ास तौर से हमें मिलते हैं इससे, ये जो होता है मिनरल्स से ही इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं। तो हमें उन खानों का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कि मिनरल्स अच्छी मिकदार में हों। तो फलों, सब्जियों और गोश्त में भरपूर और ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो बच्चे अगर फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं तो थोड़े से फ्रूट उनको मॉर्निंग से दोपहर तक आप दे सकते हैं। अगर खाते हैं बच्चे, नहीं खाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, और चीज़ों से भी हमें मिल ही जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स।
और आप वीक में 2 या 3 बार मौसम की सब्जियां, मौसम के फल बच्चों को दे सकते हैं, जो भी बच्चा शौक से खाता है। सब्जी जो है हरी पत्तेदार सब्जियां खास तौर से जो होती हैं, और कोई भी सब्जियां, वो आप गोश्त में चिकनाई के साथ खूब पकाएं अच्छे तरीके से, और राइस के साथ, चावलों के साथ बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चों को सभी विटामिन, मिनरल सब भरपूर मिकदार में, और प्रोटीन भी साथ में मिल जाता है। इसके अलावा तरबूज, खरबूज, खरबूज जो कि प्रॉपर खरबूज होता है, पिंक वाला, हनी ड्यू नहीं, जिसमें कि खुशबू भी आती है, पिंक वाला जो तरबूज खरबूज होता है वो जो होता है। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, ये जो होता है इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं, मतलब इनमें शुगर नहीं होती है। इन तीनों ही फलों में, तरबूज, खरबूज और स्ट्रॉबेरी, इनमें शुगर नहीं पाई जाती, मतलब ग्लूकोज नहीं होता है, ना ही फ्रुक्टोज होता है। इसमें एक दूसरी तरह की शुगर जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स होती है वो होती है इसमें। तो ये अगर जब मौसम हो इन चीज़ों का, मतलब तरबूज, खरबूज और स्ट्रॉबेरी जिन सीज़न में आती है, तो अगर बच्चा खाता है, और बच्चे ज़्यादातर ये चीज़ें शौक से खाते ही हैं, तो उसको आप दिन में इस सीज़न वाले, जब ये सीज़न इन फलों का चल रहा हो, तो दिन में 1 सर्विंग इसकी दे सकते हैं। तो बच्चों की बॉडी में भरपूर इलेक्ट्रोलाइट्स पहुंच जाएंगे। बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी है, इसमें शुगर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप इन फलों को थोड़ा ज़्यादा भी खा सकते हो, वरना फल जो होती हैं, फलों में अमूमन, और दूसरे फल जो होते हैं उनमें शुगर अच्छी क्वांटिटी में होती है। तो यही कहा जाता है कि उन फलों को खा तो सकते हैं आप, मगर यह है कि कम मिकदार में खाओ, कम खाओ, ज़्यादा मत खाओ, वरना वो नुकसान देते हैं फिर। और ये जो 3 फल मैंने आपको बताए हैं, खरबूज, तरबूज और स्ट्रॉबेरी, ये आप थोड़े ज़्यादा भी क्वांटिटी में खा सकते हो, तो ये आपको मतलब नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि इसमें शुगर लेवल नहीं होता है, शुगर यानी कि ग्लूकोज भी नहीं होता है, फ्रुक्टोज भी नहीं होता है। तो ये आराम से आप खा सकते हो जब सीज़न हो। तो आप इसकी 1 सर्विंग रोज़ाना, बच्चे इस किस्म के दिमागी प्रॉब्लम से जो बच्चे और बड़े जूझ रहे हैं उनको देने दोगे, तो उन्हें बहुत अच्छी जो है इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जो एनर्जी होती है उनकी, वो लेवल बहुत अच्छा उनका रहेगा, और भरपूर उन्हें मिकदार में मिनरल्स मिल जाएंगे। और ये तीनों फल जो हैं, ये शुगर के मरीज़, जिनकी शुगर बढ़ी रहती है, शुगर लेवल, उन्हें मना होती हैं फल खाना, तो उन्हें भी जो है नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें शुगर की वो वाली फॉर्म होती ही नहीं है जो कि नुकसान देने वाली होती है। शुगर की एक दूसरी ही फॉर्म होती है इन तीनों फलों में, जिसे कि हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये तीनों ही फल जो होते हैं, ये खाने के बाद हमें फ़ौरन ही एनर्जी मिलती है, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा हमें, हमारे लिए अच्छे होते हैं। ख़ास तौर से गर्मी के सीज़न में आपने देखा है, जब लू चलती होती है तो तरबूज खा लो तो कितना सुकून मिलता है। वो जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हमें मिल जाते हैं, तो उससे हमें एकदम एनर्जी आ जाती है और सुकून मिलता है हमें। तो इस तरह के जो दिमागी परेशानियों से जूझ रहे मरीज़ हैं, उनको आप कोशिश करें कि सीज़न में 1 या 2 सर्विंग उनको इस तरह के फलों की आप दे सकते हो दिन भर में। मगर ये सभी चीज़ें, फल और सब्जियां खाते टाइम ये ध्यान रखें आप कि सीज़न के होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जहाँ बर्फ़बारी हो रही है, वहाँ भी आपको तरबूज, खरबूज ये जो है 12 महीने मिलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब सीज़न हो, गर्मी के मौसम में आप खा सकते हैं, तो आपको नुकसान नहीं देंगे। आप बाकी ठंडी के मौसम में आप खाओगे तो ये कफ बनाएंगे, और मतलब फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मौसम के हिसाब से ही फल भी खाएं, और अगर लोकल वाले आपको मिल जाते हैं इस तरह के, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मगर तरबूज, खरबूज जो होते हैं वो ठंडे एरिए में तो होते नहीं हैं, तो ठंडे एरिए वाले भी जो है गर्मी के मौसम में खा सकते हैं, तब उन्हें नुकसान नहीं करेंगे। और जो गर्म एरिए में रहते हैं उनके यहाँ तो लोकली पैदा होते हैं, वो तो आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा फैट जो होता है, यानी कि चर्बी, वो हमें बहुत अच्छी एनर्जी देता है बॉडी में। तो वो जो है, और ख़ास तौर से ठंड के जगहों पे तो बहुत ज़रूरी होता है फ़ैट खाना, उससे आपको एनर्जी मिलती है, ताकत। तो इस तरह के दिमागी मरीज़ों के लिए इसलिए भी फ़ैट जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उन्हें एनर्जी भी देता है।
तो फैट यानी कि चर्बी जो होती है वो एक तरह से हमारे दिमाग के लिए खाना होती है। हमारा दिमाग क्योंकि बना ही फैट का है, तो उसको खाना, उसके लिए जो काम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है फैट। तो फैट का दिमागी जो मरीज़ हैं उनके खाने में अच्छी मकदार में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमारे दिमाग को जिस इलेक्ट्रोलाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम आपकी हड्डियों को तो मजबूत करता ही है, ये सभी जानते हैं, मगर कैल्शियम आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ये आपके ब्रेन से भेजे गए सिग्नल्स को आपकी बॉडी के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है, जिससे कि बॉडी के सभी पार्ट्स जो हैं वो ठीक ढंग से काम कर सकें। कैल्शियम एक ट्रांसमीटर की तरह आपके ब्रेन को बॉडी के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, जिससे बॉडी सही ढंग से काम कर सके। और ख़ास तौर से दिमागी मरीज़ों और सेरेब्रल पाल्सी और लकवे के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इन बीमारियों में दिमाग का बॉडी के दूसरे पार्ट से कनेक्शन या तो कट जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो कैल्शियम का बेस्ट सोर्स क्या है और कैल्शियम किस तरह से आपकी बॉडी में काम करता है, इसके लिए आप कैल्शियम वाली वीडियो ज़रूर देखें जो मैंने बना रखी है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स को लंबे वक्त तक बॉडी में स्टोर करने के लिए Q10 बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों की बॉडी में वैसे तो Q10 खुद ही बनता है, मगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने की वजह से कभी कभी Q10 हमारी बॉडी नहीं बना पाती है और इस तरह से बॉडी में एनर्जी लंबे वक्त के लिए स्टोर नहीं हो पाती। तो Q10 किस तरह से काम करता है और आप इसे कैसे अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, इसके लिए Q10 वाली जो वीडियो है वो देखें आप। Q10 क्या है, ये इस टाइटल के साथ वो वीडियो है वो देखें आप। तो Q10 के लिए सबसे अच्छा है कि अगर आप थोड़ी सी कलेजी या हार्ट खा लें तो वो आपके लिए बेस्ट है। और ये जो है बहुत अच्छा सोर्स होता है आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए और आपके बॉडी को अच्छे ढंग से काम करने के लिए जिन वाइटमिन्स मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो कलेजी में भरपूर मिकदार में होते हैं। और ये जो होता है हार्ट, इसमें स्पेशली Q10 होता है। तो अगर खा लेता है मरीज़ तो उसको बस हल्का सा नमक मिर्च डाल के थोड़े से सरसों के तेल में या फिर ये जो चर्बी होती है उसमें हल्का सा भून के बस, और उसे मरीज़ को वीक में 2 या 3 सर्विंग उसको दे दें आप, वो थोड़ी सी कबाब की तरह खा लेगा, ठीक है। और इन चीज़ों की, ये जो ऑर्गन मीट होता है ना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस 2-4 बोटी भी अगर खा लेंगे आप तो उससे बहुत अच्छी मकदार में आपको जो न्यूट्रिएंट हैं वो मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो है न्यूट्रिएंट डेंस फूड होते हैं, ये ऑर्गन मीट जो होते हैं इनमें बहुत छोटी सी क्वांटिटी में आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है। हालांकि सभी लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं इनका टेस्ट, तो अगर खा पाते हैं आप तो ठीक है, नहीं खा पाते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। आपके लिए फ़ैट अगर आप खाओगे तो फ़ैट भी बहुत अच्छा ये Q10 बना देता है। और यहाँ मैं ये भी बताऊंगी कि फ़ैट जो होता है वो आपको एनर्जी भी बहुत अच्छी बॉडी में देता है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि फ़ैट खाने से एनर्जी मिलती है। तो फैट आपको जो है बॉडी को ठीक ढंग से काम करने में भी मदद करता है और आपको एनर्जी भी देता है। तो इसके अलावा इस तरह के मरीज़ों के माइंड में भरपूर ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि दिमाग में जब ऑक्सीजन भरपूर होगी तो चीज़ों को समझना आसान होता है। और किसी भी दिमागी प्रॉब्लम से जूझ रहे मरीज़ों के लिए उनके दिमाग में सही ऑक्सीजन की क्वांटिटी होना ही चाहिए। बिना ऑक्सीजन के एकदम झुंझलाहट आती है दिमाग में, और दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती जब उसमें ऑक्सीजन कम पहुंचती है।
तो दिमाग तक बल्कि बॉडी के और दूसरे पार्ट्स तक भी ऑक्सीजन सही से पहुंच सके, इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपको एनीमिया ना हो, आपके जो ब्लड जो है उसकी, ब्लड की आपके अंदर कमी ना हो, रेड ब्लड सेल्स की, जिसकी, क्योंकि ऑक्सीजन जो कैरी होती है वो ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में कैरी होती है। मतलब आपके ब्लड में जब ऑक्सीजन होती है सही क्वांटिटी में, तो वो जो होती है ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में आपकी ट्रैवल करती है, और इस ऑक्सीजन को कैरी करते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो खून के रेड ब्लड सेल्स होती हैं ना, तो वो कैरी करते हैं, जिसके लिए कि ज़रूरी है कि खून में आपके आयरन की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयरन ही रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। तो आपको आयरन रिच खाना खाना चाहिए, और आयरन लेने का सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो होता है रेड मीट। बीफ अच्छा सोर्स है, उसके अलावा ये दुम्बा, बकरा, रेड कलर का मीट जो होता है वो ज़रूर आपके खाने में होना चाहिए। उसके आपको ना तो ब्लड की कमी होगी और ना ही आप एनीमिक होंगे, आपके अंदर खून की कमी नहीं होगी, तो आपका ऑक्सीजन जो है वो ट्रैवल करेगा अच्छे तरीके से बॉडी में। दूसरा, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए आपके ब्लड में विटामिन सी की ज़रूरत भी होती है। तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी इसको कैरी करता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स, जो आयरन जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स बनाता है, और इन सेल्स में जब ऑक्सीजन कैरी करना होती है तो वहाँ पे विटामिन सी का रोल आता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और विटामिन सी मैंने आपको बताया येलो कलर की चीज़ों में बहुत पाया जाता है। उसके अलावा जो चीज़ें स्पेशल होती हैं, कुछ एक स्पेशल चीज़ें होती हैं जो कि दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। एक तो ऑक्सीजन भरपूर उनसे आपकी बॉडी को मिलती है, और जो ऑक्सीजन मिलती है वो दिमाग तक पहुंचती है। तो वो कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, ख़ास चीज़ें, वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ क्या क्या होती हैं। तो जो चीज़ें आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने में बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पे जो आती है वो है पीली सरसों, यानी कि येलो मस्टर्ड। ये जो होती है येलो मस्टर्ड या फिर पीली सरसों जिसे हम कहते हैं, दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। और मैंने जो भी रेसिपीज़ दे रखी हैं मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादातर मैं जो हूँ उसमें येलो मस्टर्ड का पाउडर बहुत यूज़ करती हूँ, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में हर रोज़ाना के खाने में होता ही है वो। तो ये जो होता है ये आपके दिमाग को, और मैं उन रेसिपीज़ में भी बताती हूँ, ये दिमाग के लिए आपके बहुत अच्छा होता है। तो जो भी मरीज़ कैसे भी हों दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने खाने में येलो मस्टर्ड का किसी न किसी तरह से इस्तेमाल रखें। सबसे अच्छा होता है ये पाउडर जो होता है येलो मस्टर्ड का, ये बहुत अच्छा होता है, ये आप अपने किसी भी खाने में डाल सकते हो थोड़ा सा। उसके अलावा ये जो मस्टर्ड का ऑयल होता है, तेल, वो भी आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हो, मतलब खाने के में चर्बी के साथ ही थोड़ा सा तेल डाल दिया। और ये मस्टर्ड में दूसरी बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि ये दुनिया के हर एक कोने में और हर एक सीज़न में आसानी से मिल जाती है। तो सबसे आसान होता है कि आप पीली सरसों के बीज का पाउडर बना कर रख लें, और खाने में मसाले के साथ आधा चम्मच के करीब सालन में डाल सकते हैं। नहीं तो बच्चों के लिए जो चावल पका रहे हैं तो पकाते टाइम ही उसमें थोड़ा सा पाउडर डाल दें। मैंने चावल किस तरह से बनाने चाहिए वो रेसिपी दे रखी है, आप वो रेसिपी देखें कि कैसे आप हेल्दी वे में चावल बना सकती हैं। या फिर चिकन, फिश, टिक्के जो भी आप बना रहे हो गोश्त के आइटम, उसमें भी ये जो पाउडर है ये डाल सकते हो आप, तो उससे उसका टेस्ट भी बढ़ता है और उसका फ़ायदा भी कई गुना बढ़ जाता है। आप इस पाउडर को, येलो मस्टर्ड का जो पाउडर होता है, उसको अपने खाने में थोड़ा सा डालने की एक आदत ही बना लीजिए। जैसे मिर्ची हल्दी डालते हैं, लहसुन अदरक, उसी तरह थोड़ा सा अपने हर एक खाने में ये डालने की आप आदत ही बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो 1/4 टीस्पून दिन भर के खाने में बस काफ़ी है, ठीक है। और ऐसे नाप के तो खैर नहीं लिया आता है, मगर फिर भी मैं बता दे रही हूँ। उसमें यही है कि आप जो चावल बना रहे हो उसमें थोड़ा सा डाल लो,
रोटी अगर कभी कभार मरीज को दे रहे हो तो उसमें डाल लो। उसके अलावा उसके लिए जो भी खाना बना रहे हो घर में तो उसमें थोड़ा सा आप ये पाउडर डालने की आदत बना लें। इसके अलावा अगर अच्छी क्वालिटी का मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल आपको मिल पाता है तो वो भी अपने खाने में थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस पकते टाइम थोड़ा सा सब्ज़ी या चावल में आप डाल लीजिए। तो उससे क्या होगा, एक तो खाने का टेस्ट बढ़ेगा, ऊपर से ये फ़ायदेमंद बहुत होता है, उसके सरसों के आपको भरपूर फ़ायदा भी मिल जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि वो सरसों का ही होना चाहिए, प्योर वाला तेल, ठीक है। ये डीजल वाला ऑयल नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिफाइंड जो प्योर सरसों का तेल होता है महंगा होता है वो थोड़ा सा, लेकिन वो आप लें। तो इस तरह से ये सरसों का पाउडर और ऑयल अगर आप अपने खाने में यूज़ करोगे तो इससे एक तो आपके खाने का फ्लेवर बढ़ेगा, दूसरा आपके माइंड को भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी, माइंड में क्लियरिटी आपकी बढ़ेगी। अलग से खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कर लें कि अपने खाने में ये मसाले बतौर और ऑयल थोड़ा सा अपने खाने में डालने की एक आदत बना लें। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो है कटहल की चाय। मतलब सफ़ेद वाला जो कटहल होता है वो छोटा सा टुकड़ा एक आपको लेना है और पानी में कोई 100 या 150 ml पानी लीजिए, उसमें कम से कम 10-15 मिनट तक उसको उबालिए हल्की आंच पे या मीडियम आंच पे, मतलब उसका एक्सट्रैक्ट खूब अच्छे से निकल जाए। फिर जब वो पानी 50 ml या 100 ml रह जाए तो उसको थोड़ा थोड़ा करके मरीज़ को आप 2 बार में भी पिला सकते हो, 3 बार में भी पिला सकते हो। इस तरह से ये कटहल की चाय या कटहल का पानी जो है वो मरीज़ को कम से कम आप 2 बार दिन में लें, जब भी कटहल का सीज़न हो तब, ठीक है। जब भी सीज़न में आपको मिल पाता है कटहल आपको तो इजीली मिल जाता है, तो आप जो है कटहल की चाय ज़रूर दें, ये दिमागी मरीज़ों को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। 50 से 100 ml तक एक बार में आप बच्चे को इसको दें ज़रूर। और ये जो है इसमें आप अगर, वैसे तो इसका कोई फ्लेवर अपना होता नहीं है, आराम से बच्चा पी लेगा, फिर भी अगर कुछ आपको चाहिए थोड़ा सा तो ज़रा सी स्टीविया डाल सकते हैं उसमें, वैसे ज़रूरत नहीं होती है। अगर बच्चा 50 ml बस बना लीजिए बच्चे के लिए, और बच्चा अगर नहीं पीता है 1-1 चम्मच करके उसे पिला दीजिए, मतलब पूरा इतना जो है 50 से 100 ml तक उसको पहुंचना चाहिए, ठीक है। और क्वांटिटी में अगर देखो तो जैसे 50 ग्राम के लगभग होना चाहिए कटहल एक बार में जब आप चाय बना रहे हो तो। और अगर बच्चा फिर भी नहीं पीता है ये, मतलब आप बच्चों का तो मूड होता है आनाकानी करने, तो फिर ऐसा करिए ये चाय जो है 50 ml बना लीजिए। 50 ml में ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच ही होते हैं, टेबल स्पून जो होते हैं, और उसके खाने में आप डाल दीजिए। बच्चा जब खाना खाए उसके लिए प्लेट बनाइए तो 1-1 चम्मच करके उसके खाने में डाल दीजिए, मतलब किसी भी तरह से उसके अंदर पहुंच जाए बस। बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बस इतना ही देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं कि ये कप भर भर के पी रहे हैं, वो उससे उतना ना बच्चों से पिया जाएगा और ना ही वो इतना फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा ये जो कटहल की चाय है, ये मैं यहाँ आपको एक बात और बता देती हूँ कि ये चाय जो है ये कोमा के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। और हो सकता है कि कोमा के मरीज़ जो हैं वो सेम डे ही कोमा से बाहर आ जाएं, तो कोमा के मरीज़ों को भी दिन में 2 या 3 बार आप ये कटहल की जो चाय है ये 50 ml से 100 ml तक देंगे तो आप देखेंगे कि हो सकता है मरीज़ उसी दिन कोमा से बाहर आ जाए। ये उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है कि कोमा के मरीज़ तक कोमा से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर बड़ा इंसान है तो आप उसको कटहल की सब्ज़ी, कटहल का अचार इस तरह से भी दे सकते हो कटहल। अगर रेगुलर बेस पे देने के लिए जो होती है टी फॉर्म जो होती है वो सबसे आसान होती है और सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ये थोड़ी सी लेना होती है टी जो चाय होती है वो, और रेगुलर बेस पे आप रोज़ाना ले सकते हो। अब सब्ज़ी वगैरह आप रोज़ रोज़ खा नहीं सकते, ठीक है, तो वैसे ले सकते हो, ऐसा कर सकते हो। अगर इस तरह के मरीज़ कटहल की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं तो हफ्ते में 2 बार 3 बार वो खा सकते हैं आराम से। और वरना चाय फॉर्म सबसे बेस्ट है, ख़ास तौर से बच्चों के लिए। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है कच्चा केला।
स्किन के साथ होना चाहिए। या केले का फूल अगर मिल जाए तो केले के फूल की आप चाय बना सकते हो, या फिर कच्चे केले के छिलके की भी चाय बना सकते हो। ठीक है, कच्चा केला तो आसानी से खैर सब जगह मिल जाता है, तो वो जो है केले का थोड़ा सा आप ले लो केला एक टाइम में, और केले का छिलका, और उसको थोड़े 100 ml पानी में उबाल लो, उसको 5-10 मिनट उबालो, और उसका पानी जो है वो मरीज़ को दो आप इसको। और अगर फूल मिल जाता है कच्चे केले का तो वो उससे भी अच्छा है। फूल आप थोड़ा सा लो उसकी क्वांटिटी, और उसकी चाय बना के, और ये दो बार मरीज़ को 2 दिन भर में। तो ये केले की चाय भी, केले का फूल या केले के जो स्किन होती है, केले का छिलका, उसकी हरा केला होना चाहिए। ठीक है, केले के छिलके की चाय जो है ये भी आप मरीज़ को दिन में 2 बार दें, कम से कम 50 से 100 ml तक। इस केले में भी कोई ख़ास फ्लेवर नहीं होता है अपना, तो ये भी बच्चा आराम से पी लेगा। और अगर नहीं पी पाता है तो मैंने फिर बताया आपको, आप 1-1 चम्मच करके उसके खाने में डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कच्चे केले की सब्ज़ी या फिर चिप्स भी बना सकते हो आप। अगर खाते हो तो वो भी खा सकते हो आप, वीक में 2-3 बार ले लो। और चिप्स मगर ये है, अगर बनाओ तो फिर वो चर्बी में तले हुए होना चाहिए, रिफाइंड ऑयल में नहीं। ठीक है, सरसों का अगर अच्छा तेल है तो उसमें भी तल सकते हो, वरना चर्बी में बेस्ट होता है। वैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो ये सब चीज़ें कम ही खाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट फॉर्म जो होती है वो चाय ही होती है। इसके अलावा नंबर 4 पे आता है भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी जो है वो दिमागी मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो गर्मी के सीज़न में जब भिंडी आती है तो मरीज़ को हफ्ते में 2-4 बार खाने के लिए दें। और चाहे तो सब्ज़ी बनाएं, या चिप्स बनाएं, या तले हुए बनाएं, गोश्त डाल के उसमें बना सकते हैं आप सब्ज़ी। तो वो जो है वो आप बच्चे को दें, अगर बच्चे खाते हैं। वैसे भिंडी की सब्ज़ी अमूमन बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो चर्बी में गोश्त के साथ चाहो गोश्त में बनाओ, वरना ऐसे ही भुजिया के बतौर बनाना चाहो वो बनाओ। और वो थोड़ी सी जो है बच्चे को रेगुलर बेस पे खाने को दो, सीज़न जब हो तब। और सब्ज़ी बनाएं तो भिंडी में वो जो ऊपर का उसके गुंबद होता है ना, वो डोम, वो भी यूज़ करें, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और भिंडी मगर खाते टाइम एक बात का ध्यान रखें, ठंडी के मौसम में ना खाएं। गर्मी के मौसम की सब्ज़ी यही है, गर्मी में ही खाएं, क्योंकि भिंडी जो है वो कई बार बहुत से लोगों को कफ बना देती है, ख़ास तौर से जो लोग इसके मरीज़ हैं, मतलब सांस चलती है ठंडी, जिनको बहुत जल्दी लग जाती है, तो उनको जो है उनको यही चाहिए कि वो गर्मी में खाएं, और ख़ूब अच्छी तरह तेल में या फिर फैट में वो भुनी हुई होना चाहिए सब्ज़ी, जिससे कि वो नुकसान ना करे उसकी। तो ये ध्यान रखना है, ये नहीं करना है कि ठंडी के मौसम में आप भिंडी तोरई ये सब खाएं। सब्ज़ी या फल जो भी मैं बता रही हूँ वो मौसम के हिसाब से ही आप खाएं। इसके अलावा एक खजूर रात भर पानी में भिगोकर रखें, और सुबह में खजूर हाथ से दबाकर इसका जूस उसी पानी में निकाल लें। फिर गुठली और पल्प जो है वो फेंक दें, और ये खजूर वाला पानी कोई 50 ml तक मरीज़ को दिन में 2 या 3 बार पीने को दें। अगर हरी किशमिश मिल पाती है तो 4-5 दाने हरी किशमिश के भी साथ में ही भिगो दें, और ये पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3 बार 50 ml के करीब मरीज़ को एक टाइम में दें आप। ये जो खजूर वाला फार्मूला है ये भी कोमा के मरीज़ों के लिए बहुत मददगार है। तो अगर कोई कोमा का मरीज़ हो तो उसे या तो कटहल का पानी या खजूर और हरी किशमिश का पानी दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा करके दें, तो इंशाल्लाह सेम डे ही या फिर 1-2 दिन में ही कोमा से वो बाहर आ जाएगा। इसके अलावा दिमागी मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि उनकी डाइट में मैग्नीशियम हो, और मैग्नीशियम का सबसे अच्छा और रिच सोर्स होता है चॉकलेट पाउडर। तो पूरे दिन में 1/4 टीस्पून तक ही लेना है। तो कोको निब्स जो होते हैं चॉकलेट पाउडर बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है, आप कोको निब्स जो होते हैं, ककाओ निब्स या कोको निब्स जिसे कहते हैं, वो मंगा लें।
और उसको ग्राइंडर में पीस के पाउडर बना के रख लें। और बेस्ट होता है कि जब भी आप बच्चे को, जैसे वो दूध वाली चाय दें ना, दूध वाली चाय जो होती है दिन में 2 बार बच्चे को दें, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा करके दे दें बच्चे को डाल के। उससे क्या होगा, बच्चे इसमें टेस्ट भी बढ़ेगा चाय का, उससे भरपूर मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, और ये जो है उसके दिमाग को शार्प करने में बहुत मदद करेगा। इस तरह से चाय में आप दोगे बच्चे को, जो दूध वाली चाय बनाओ ना बच्चे के लिए, दिन में 2 बार देना देना है बच्चे को दूध वाली चाय, तो उसमें थोड़ा सा बस डालना है। दिन भर में 1/4 टीस्पून तक उसके जो है डाइट में उसमें चला जाए वो। तो ये अब बेस्ट होता है कि आप चाय में उसकी थोड़ा सा सुबह की चाय में डाल दो, सुबह के थोड़ा सा शाम की या रात की चाय में डाल दो। दिन में कम से कम 3 बार बच्चे को चाय दो पीने के लिए। जैसे सुबह में चाय दी, फिर शाम में चाय दे दी नाश्ते के टाइम जो होती है, और फिर रात में दे दी चाय, ठीक है। और चाहो तो 1-2 बिस्किट भी दे सकते हो साथ में, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एक टाइम बिस्किट जो बता रही हूँ, ये नहीं कि तीनों टाइम 2-2 बिस्किट, 2 सुबह में, 2 दो दोपहर में, 2 शाम में, ऐसे नहीं करना है। अगर बच्चा चाहता है, बच्चे का दिल चाह रहा है, तो अच्छी क्वालिटी के 2 बिस्कुट उसको शाम में चाय के साथ दे सकते हो। जैसे चाय दे दी, उसके साथ 2 बिस्किट दे दिए। तो इस तरह से जब ये टेस्ट के लिए मैं बता रही हूँ, अगर बच्चा मांगता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करो मत करो स्ट्रिक्ट डाइट के लिए, उनकी मनमर्जी की चीज़ें भी उन्हें थोड़ी थोड़ी करके कभी कभी दे दो। इस तरह से चाय में आप डाल के दोगे तो वो उसको जो है ये चाय भी वो पी लेगा, और उसको ये जो मैग्नीशियम जो है चॉकलेट्स के ज़रिए उसको भरपूर मैग्नीशियम मिल जाएगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा माइंड के लिए उसके। बाजार वाली चॉकलेट जो होती है वो वो कभी कभार दे सकते हो, मगर जैसे मैं जो दवा के बतौर बता रही हूँ, ऐसे मत दो कि रोज़ रोज़ दे रहे हैं। कभी कभार जो है थोड़ी सी बाजार की चॉकलेट भी दे दो, मगर ये जो पाउडर बता रही हूँ ये रेगुलर बेस पे मैंने आपको बताया, टी फॉर्म में दो इसको। और बड़े लोग अगर ये ले रहे हो चॉकलेट, तो फिर ये ध्यान रखो बस, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो चॉकलेट ना खाएं, क्योंकि फिर वो जो है बच्चे के बहुत ज़्यादा उसे मिल जाती है मैग्नीशियम छोटे बच्चे को, और वो परेशान होता है उससे, कई बार रोने भी लगता है। तो ये वाला जो चॉकलेट वाला जो मैग्नीशियम होता है, ये ध्यान रखो कि अगर बड़े लोग ले रहे हैं तो उसमें जो है माँ जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो ना लें, और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो ना लें, उससे उनके बच्चे को परेशानी होगी, उन्हें तो कुछ नहीं होगा, बच्चा बेचैन बहुत होगा। तो इस बात का ध्यान रखें आप। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, ये जो मैं आपको चाय में बता रही हूँ ये भी आप 4-5 साल के बच्चे को दें, ठीक है। जब वो दूध पीना, माँ का दूध पीना छोड़ दे, बड़ा हो जाए, खाने पीने लगे, तो फिर उसको आपको दें, तो वो उसको फ़ायदा करेगा। वरना जो है कई बार ये चॉकलेट वाला जो मैग्नीशियम होता है, ये बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ना बेचैन हो जाते हैं, वो रोएंगे और ना मतलब उतावलापन करेंगे, इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हाँ, 5 साल तक का बच्चा हो तो उसे आप आराम से चाय में डाल के दे सकते हो। और 4-5 साल का बच्चा जो है उसके लिए भी बस इतना ही है कि 1 चुटकी उसको, 1 या 2 चुटकी दिन भर में चाहिए ये चॉकलेट का पाउडर जो है। 1/4 टीस्पून जो मैंने बताया वो मैंने बड़ों के लिए बताई है वो डोज, ठीक है। छोटा बच्चा जो है 5 से 10 साल तक का, उसके लिए बस 1 या 2 चुटकी पूरे दिन में काफ़ी है। तो बड़े बच्चे को जो है, बड़े लोगों के लिए 1/4 टीस्पून दिन भर में, और जो छोटा बच्चा है मतलब 5 से 10 साल तक का, 5 से नीचे वाले को मत दो रोज़ रोज़, और 5 से 10 साल का बच्चा जो है उसको जो है बस 1 चुटकी, बड़ी वाली, अगर बड़ा बड़ा हाथ है आपका तो 1 चुटकी ले लो, और अगर छोटी सी चुटकी है आपकी हाथ की तो फिर 2 चुटकी ले लो एक टाइम दिन भर में। इसके अलावा इस तरह के जो दिमागी मरीज़ होते हैं ना, उनको गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार, क्योंकि देखिए मैंने गट की वीडियो में भी आपको बताया है कि गट का आपकी और आपके दिमाग का डायरेक्ट कनेक्शन होगा। आपकी गट ठीक होगी तो आपका दिमाग जो है खुद ही ठीक होने लगेगा। तो गट किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, वो मैं लीकी गट वाली वीडियो जो है वो देखें आप,
बड़ों के लिए है हालांकि वो वीडियो, लेकिन आप देखें तो उससे आपको कई चीज़ें पता चलेंगी। वो जो वीडियो बनाई है वो बड़ों को ध्यान में रख के बनाई गई है। यहाँ मैं छोटे बच्चों के लिए सिर्फ इतना बता दे रही हूँ कि उनको जो है उनकी डाइट में फैट भरपूर आप रखिए तो उनकी गट जो है हील होने लगेगी। उसके अलावा उन्हें डायरेक्ट दूध मत दीजिए, आप सीधा सीधा दूध देंगे वो गट को ख़राब करता है, और गेहूं जो है वो बहुत ख़राब करता है। और ये जो रिफाइंड ऑयल के नाम पे जो डीजल आप खा रहे हो ये बहुत ज़्यादा गट में इन्फ्लेमेशन करता है। तो इन तीनों चीज़ों को आप जो है डाइट से हटाएं। और शुगर जो होती है, ये जो वाइट शुगर है ये भी बहुत ज़्यादा आप खा रहे हैं तो ये भी गट को आपको ख़राब करती है, इन्फ्लेमेशन कर देती है। घाव गट में, उसकी वजह से लीकी गट हो जाता है। जब लीकी गट होता है तो कई तरह की एलर्जीज होती हैं। आपने देखा होगा इस तरह के बच्चों को जो दिमागी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं लोग, उनको कई बार ख़ास तौर से बच्चों को फूड एलर्जीज होती हैं कई कई तरह की। तो उनकी गट पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो गट किस तरह से ठीक कर सकते हैं उसके लिए लीकी गट वाला वीडियो देखें। छोटे बच्चों के लिए मैंने बता दिया कि एक तो उनकी डाइट में आप भरपूर फैट होना चाहिए, एनिमल फैट। उसके अलावा उनकी जो है गेहूं आप कम से कम दो, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं दो, शुगर वाली चीज़ें भी कम से कम दो, ठीक है। और ये डायरेक्ट दूध जो है सीधा सीधा ये नहीं दो। इसकी जगह आप पनीर पनीर दे सकते हो, चीज़ दे सकते हो, घी खा सकते हो, दे सकते हो बच्चे को, और दही दे सकते हो, फ्लेवर्ड योगर्ट भी दे सकते हो, हल्की चीनी मिला हुआ जो होता है फ्लेवर्ड योगर्ट वो दे सकते हो। सीधा सीधा दूध नहीं दो। और जो चाय जो है वो तो मैंने आपको बताई, चाय दो आप बच्चे को अच्छे से तो वो पिएगा। और दूध का ये ध्यान रखो इन बच्चों को, जब भी अगर कोशिश करो, बच्चे जो हैं ख़ास तौर से उनको अगर आप दूध दे रहे हो तो अगर आपको बकरी का या भेड़ का मिल पाता है गाय की जगह तो वो दो आप, वो जो है वो इनको बच्चों को फ़ायदा करेगा। और अगर आप ये दोगे इसका गाय का दूध बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बच्चों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो ख़ास तौर से ये जो दिमागी प्रॉब्लम से जूझ रहे बच्चे हैं इनको कोशिश यही करो कि जब दूध दे रहे हो तो जो है दूध बच्चों को इसका बकरी का दो, या फिर भेड़ का अगर मिल जाता है। भेड़ का जल्दी मिल नहीं पाता है मगर बकरी का तो मैं आजकल देखती हूँ हर जगह बच्चों के लिए अवेलेबल होता है, तो आप बकरी का दो। सादा दूध दे रहे हो तो फिर आधा दूध आधा पानी मिलाओ। और बेस्ट होता है 2 साल से ऊपर का आपका बच्चा हो गया है तो आप उसको एक चुटकी चाय मिला के दो। मतलब दूध ऐसे बनाओ बच्चे के लिए कि जितना दूध लेना है उतना ही आप पानी लो। जैसे 1 कप बना रहे हो तो आधा कप पानी लो, आधा कप दूध लो। तो पानी जो है, पानी में आप थोड़ी सी 1 चुटकी पत्ती वाली अगर स्टीविया मिल जाती है तो वो डाल लो। और अगर स्टीविया नहीं मिल पाती है पत्ती वाली आपको तो फिर थोड़ी सी शुगर डाल लो, इतना कोई नुकसान नहीं करेगी। और उसी में जो है 1 चुटकी बस चाय की पत्ती डालनी है, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी पत्ती काफ़ी रहती है। 1 चुटकी पत्ती डाल के ये पानी जो है खौला लो, और 2-3 खौले आ जाएं जब उसमें, और इसी में ही आप जो है 1 चुटकी इसका पाउडर, चॉकलेट का पाउडर भी डाल सकते हो, डालना चाहो। दिन में 1 ही बार देना है चॉकलेट का पाउडर डाल के, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को उबाल के और फिर जो है ठंडे दूध में वो पानी आप मिला लीजिए। और इस तरह की चाय आप बच्चे को, 2 साल से ऊपर का बच्चा जो है उसको रेगुलर बेस पे दे सकते हो। बहुत ज़्यादा चाय की पत्ती नहीं डालनी है कि आधा चम्मच आपने डाल दी है, ठीक है। वो बड़ों के लिए, बड़े चाहें जितनी चाय पिए, आधा चम्मच या जो भी चाहें जो उनको टेस्ट को लगता है। छोटे बच्चे के लिए बस 1 चुटकी काफ़ी होती है। ये चाय की पत्ती दूध का जो ख़राब भी होती हैं ना दूध में, उन सबको ख़त्म कर देती है। तो ना तो बच्चों के कफ बनेगा, ना ही नज़ला ज़ुकाम होगा, वो मज़े से पी भी लेंगे। सादा दूध जो होता है वो बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता है और बड़ों को भी, क्योंकि उसमें एक हीक आती है। और ये चाय फॉर्म में जो है ये उनको लिए फ़ायदेमंद भी होगा, और बच्चे जो हैं पी भी लेंगे। और बुखार वगैरह आ जाता है बच्चों को तो उसमें भी आराम से ये चाय फॉर्म वाला दूध जो होता है बच्चे पी लेते हैं और उन्हें नुकसान भी नहीं करता है।
और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि बच्चों को, जिन बच्चों को दस्त लग जाते हैं तो दस्त में डॉक्टर दूध मना कर देते हैं, मगर बच्चे पानी भी नहीं पीते हैं तो उनके अंदर पानी की कमी हो जाती, तो वहाँ ये चाय बहुत काम आती है आपके। दूध वाली जो चाय होती है, आधा दूध आधा पानी, इससे बच्चे के अंदर पानी की कमी नहीं होती है। तो ये चाय के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो बच्चों को कोशिश करें आप दिन में 3 बार तो कम से कम दें, जैसे सुबह में नाश्ते में दी, सुबह उठने पे, और फिर शाम में आपने दे दी बच्चे को नाश्ते के टाइम, और फिर रात में सोने से पहले दूध की जगह भी इसी तरह से 1 चुटकी चाय की पत्ती पानी में डाल के और वो दें, ठीक है। स्टीविया अगर पत्ती वाली मिल जाती है, मैंने बताया, तो वो 1 चुटकी आप डाल लें, वो बेस्ट है। नहीं हो पाती है तो फिर नॉर्मल ये जो शुगर है थोड़ी सी डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें, बहुत ज़्यादा कम से कम ही डालें, जितने बच्चा पी ले और बच्चे को नुकसान भी ना हो। आधा चम्मच बस काफ़ी रहेगी अगर शुगर डाल रहे हैं तो। और अगर बाई चांस जिन बच्चों को उसका बकरी का दूध नहीं मिल पाता है, तो गाय के दूध में भी जो प्रोटीन होता है उसको भी ये चाय की पत्ती जो होती है डेड कर देती है। तो अगर किसी वजह से आपको बच्चे के लिए इसका मतलब बकरी का दूध नहीं मिल पाता है, तो आप गाय का दूध की जो है वो चाय फॉर्म में देंगे तो नुकसान नहीं देगा बच्चे को। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि प्लेन दूध आप जो है बच्चे को ना दें, ख़ास तौर से दिमागी प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं उनको नुकसान करता है ये प्लेन दूध, सादा दूध देना। अगर बाई चांस कभी दे ही रहे हो प्लेन दूध, तो फिर जो है आधा दूध आधा पानी, कम से कम इतना तो आप कर ही लें। इसके अलावा गेहूं जो है, इस तरह के दिमागी मरीज़ जो होते हैं और बच्चे, उनको डाइट में कम से कम होना चाहिए, बस कभी कभार ले लें तो ही अच्छा है, कम से कम ही लें। कार्बोहाइड्रेट के लिए बेस्ट सोर्स जो है वो चावल दें इस तरह के बच्चों को, और फैट और प्रोटीन के साथ दें, दाल चावल दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, अच्छे सालन बनाएं और उसको वो खाने में चावलों के साथ दें आप बच्चे को, पुलाव बिरयानी कुछ भी आप दे सकते हैं। बस कोशिश ये करें रोटी कम से कम दें। हाँ, कभी मतलब ब्रेड आप दे सकते हो अगर दिन भर में बच्चा खाता है, जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं शाम के नाश्ते में खाते हैं, तो कभी जैसे बच्चे को चाय दी, चाय के बाद आपने बच्चे को कभी बिस्किट दे दिए, वरना आप एक ब्रेड और उसको जो है देसी घी में तल के, या फिर चर्बी वाला जो घी होता है उसमें तल के आप दे सकते हो। जैसे दोनों तरफ से आप उसको सेक लो घी लगा के, वो कुरकुरा सा बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। उससे क्या होगा, उनका पेट भी भर जाएगा और उन्हें नुकसान भी नहीं देगी वो ब्रेड। ब्रेड ज़्यादा नुकसान नहीं देती है, क्योंकि ब्रेड जो है प्रोसेस करी हुई होती है, उसका ग्लूटेन की बॉन्डिंग जो होती है टूटी हुई होती है। रोटी में ये नहीं होता है, रोटी की ग्लूटेन की बॉन्डिंग टूटी नहीं हुई नहीं होती है। नान जो होती है, नान सही होती है, नान खा सकते हो नान। लेकिन बच्चे तो इतना खाते नहीं हैं, बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ। तो नाश्ते में जो है आप बच्चे को ये ब्रेड भी एक, बस ज़्यादा नहीं, 1 या 2 दिन भर में दे सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को एलर्जी है बहुत ज़्यादा इसकी ग्लूटेन की और गेहूं की, तो फिर नहीं दो। वैसे ये ब्रेड जो होती है एलर्जी वाले खा लें तो उन्हें भी हज़म हो जाती है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन, गेहूं की एलर्जी जो होती है वो उसकी हस्क यानी कि भूसी से होती है और ग्लूटेन से होती है। तो ब्रेड में ना तो वाइट ब्रेड जो होती है उसमें ना तो हस्क होती है, ना ही ये जो ग्लूटेन होता है इसकी बॉन्डिंग भी टूटी हुई होती है, तो ये नुकसान नहीं करेगी। तो शाम में आप बच्चे को नाश्ते में ये 1 पीस में ही बच्चे का पेट भर जाता है, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा होता है वो तली हुई ब्रेड में। तो उसको जो है आप ये दोनों साइड से घी से अच्छी तरह से सेक के, देसी घी चाहे देसी ले सकते हैं, और ये जो चर्बी वाला घी होता है वो भी ले सकते हैं। दोनों तरफ से उसको घी अच्छे से 2 या 3 चम्मच घी उसमें ज़्यादा लगता है, 1 चम्मच के करीब, 1 या 2 चम्मच एक साइड से लगेगा, 1 या 2 चम्मच दूसरी साइड से लगेगा। और वो दोनों तरफ से आप तवे पे सेक के, और वो कुरकुरी सी हो जाती है जैसे बिस्किट की तरह,
और बहुत ज़्यादा लाल मत करो उसे, अपने हिसाब से जैसे बच्चा खाता है हल्की कुरकुरी करके उसे बच्चे को थोड़ी दे दो, तो वो बच्चा खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा शाम में। तो इस तरह से आप दे सकते हो। सीधी सीधी रोटी जो है बच्चों को मत दो, कभी कभार दे दी तो वो एक अलग चीज़ है, रोज़ रोज़ का नहीं। कार्बोहाइड्रेट के लिए खाने में जो आप देते हो, खाने में जो है चावलों का इस्तेमाल ज़्यादातर करो, ठीक है। खिचड़ी ले सकते हो, दाल चावल, किसी भी सालन के साथ चावल, इस तरह से चावलों का इस्तेमाल रखो खाने में। वो रोटी कम से कम होनी चाहिए, कभी कभार बस। इसके अलावा अगर बच्चा 14-15 साल का है या फिर 18-19 साल का, 20 साल का बड़ा बंदा है, तो उनको जो है फास्टिंग बहुत हेल्प कर सकती है। क्योंकि ब्रेन के डैमेज जो टिश्यू होते हैं, डैमेज मतलब जो सेल्फ डैमेज हो जाती हैं ब्रेन के इन्फ्लेमेशन की वजह से और दूसरी कई वजहों की वजह से, उनको रिपेयर करने में ये फास्टिंग बहुत हेल्प करती है। नए सेल रीग्रो होने लगते हैं फास्टिंग करने से। तो अगर जो है 14-15 साल का बच्चा है या फिर 20 साल से ऊपर के लोग हैं और वो अगर कर पाते हैं फास्टिंग, तो फिर वो जो है कोशिश करें, महीने में 5 दिन की उन्होंने कर ली, 10 दिन की, मैक्सिमम 15 दिन की भी कर सकते हैं अगर कर पाते हैं तो। वरना मिनिमम जो है 5 दिन की करें अगर लगातार, तो भी उन्हें खूब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। महीने में एक बार 5 दिन की मिनिमम है, मैक्सिमम जो है 10 या 15 दिन की भी कर सकते हो अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो। और फास्टिंग किस तरह से करनी है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, फास्टिंग फॉर वेट लॉस, इस तरह से करके, वो फास्टिंग वाली आप वीडियो देखें। तो उसमें मैंने बताया हुआ है फास्टिंग किस तरह से करनी है। और अगर किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोगों की हिम्मत नहीं होती है करने की, तो फिर वो ना करें, यही कहूँगी मैं। लेकिन अगर बड़े लोग जो हैं ये करेंगे फास्टिंग, तो उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत लंबा ये नहीं, महीना महीना 2-2 महीने की ना करें। बस ये है, हाँ, रमज़ान आ गए हैं तो उसमें जो हो आप 30 दिन के रोज़े रख सकते हो बहुत आराम से। और रमज़ान में रोज़े किस तरह से रखना चाहिए उसके लिए भी मैंने रमज़ान वाली डाइट दे रखी है, तो फिर वो आप वीडियो देखें, उससे में आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि किस तरह से फास्टिंग करनी चाहिए। और छोटे बच्चे हैं, 15 साल से नीचे तक के बच्चे हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है फास्टिंग करने की, ठीक है। उन्हें बस ये खाना पीने का उनका ध्यान रखें, तो वो ही उनके लिए काफ़ी है। क्योंकि उनकी बॉडी ग्रो हो रही होती है, तो उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बड़े लोग हैं, अगर वो फास्टिंग कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके सेल्स जो हैं वो रीग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी उन्हें। और अगर बाई चांस नहीं कर पाते हैं तो फिर जैसे डाइट कर रहे हैं वैसे करें। और बस जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि ये नहीं खानी है, तो वो चीज़ों का परहेज़ रखें, ठीक है। जैसे गेहूँ हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, शुगर हो गई, इस तरीक़े की चीज़ों का जो है परहेज़ रखें, तो उन्हें भी लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देखने को मिलता ही है, ठीक है। साथ में अगर फास्टिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे, और नहीं करेंगे तब भी आपको मिलेंगे रिज़ल्ट, थोड़ा सा लेट हो जाएगा लेकिन मिलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान नहीं हो, मेरा मतलब ये है कहने का। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो करें, नहीं हिम्मत है तो फिर जो है रेगुलर अपनी जो रख रहे हो डाइट वैसे ही चलते रहो बस। और छोटे बच्चे जो हैं और 15 साल से नीचे तक के, उनको कोई उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो, कुछ नहीं करो, उन्हें बस अपना नॉर्मल खाना खाने दो। हाँ, अगर 10-12 साल का बच्चा है, रोज़े रख लेते हैं बच्चे साल में एक बार, तो आप उनको रोज़े रखवा सकते हैं, उनको बहुत अच्छा किक मिल जाएगी एक, ठीक है। सब लोग रखते हैं तो बच्चे भी रख ही लेते हैं साथ में। अगर नहीं रख पाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा उन पे फोर्स मत करो, ठीक है। 8-10 साल के बच्चे वैसे रोज़े रखना शुरू कर देते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो बच्चा अगर 10 साल तक का है तो उससे आप कहिए घर में जब सब रोज़े रखें, मुस्लिम फैमिलीज़ के लिए मैं बता रही हूँ, तो उनके पास एक मतलब ये अपॉर्चुनिटी ही होती है कि साल में 30 दिन उन्हें रोज़े रखना होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इससे अपॉर्चुनिटी है ये एक तरह की उनके लिए।
तो उन्हें फास्टिंग के बहुत से बेनिफिट उससे मिल जाते हैं। तो अगर आप मुस्लिम फैमिली से हैं तो फिर आप बच्चे की एक आदत बनाएं। 8-10 साल के बच्चे से कहें, 10 साल के बच्चे से तो कहें आप 10-12 साल का बच्चा हो गया है कि वो रमज़ानों में 1 महीने के रोज़े रखें, बस उनके लिए फिर इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ख़ास तौर से अगर दिमागी मरीज़ है बच्चे जो हैं जूझ रहे हैं तो उनको आप ज़रूर करवाएं। और अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो भी उसकी साथ में आदत डालें और उसे यह है बस वाटर फास्ट करा दें, पानी दे दें पीने के लिए अगर नहीं कर पाता है। वैसे तो बच्चे कर लेते हैं अमूमन, लेकिन यह है अगर बाई चांस कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उन्हें फिर वाटर फास्ट 30 दिन के लिए अपने साथ ही करवा लें, बस साल में एक बार बहुत है उनके लिए। और बड़े लोग जो हैं वो अपने नॉर्मल रोज़े रखें जैसे रखे जाते हैं। तो इससे और ख़ास तौर से दिमागी मरीज़ हैं अगर उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो वो ज़रूर रखें और साल भर में एक बार भी रख लेंगे तो बहुत अच्छा उन्हें रिज़ल्ट मिल जाएगा, फ़ायदा उसका। बस फास्टिंग कर अगर आपका मूड बन रहा है फास्टिंग करने के लिए तो बस ये है कि फास्टिंग किस तरह से करनी चाहिए ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप फास्टिंग फॉर वेट लॉस वाली मैंने वीडियो बना रखी है पूरी, वो ज़रूर देखें। वरना बहुत से लोग जो होते हैं रमज़ान में रोज़े तो रखते हैं मगर फिर वो शुगर बहुत सी खा लेते हैं और सारा अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं रोज़े का। ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें जिससे कि आपको उसका पूरा फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा दिमागी प्रॉब्लम से जूझ रहे जो लोग होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बॉडी में भरपूर विटामिन डी भी हो, ठीक है। तो विटामिन डी का बेस्ट सोर्स यही होता है कि आप चर्बी वाला घी खाएं, उसमें होता है विटामिन डी। उसके अलावा धूप होती है विटामिन डी के लिए। तो धूप में किस तरह से बैठना चाहिए, धूप में आप अपनी पीठ से बैठिए, मतलब पीठ जो है आपकी सिर होना चाहिए सूरज की तरफ होना चाहिए। बच्चा छोटा है तो आप उसको जो है कपड़े उतार के उसके मतलब निक्कर पहने रहने दें और उसका कमर वाला हिस्सा जो है कोशिश करें कि उस पर धूप पड़नी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी जो होता है ये कमर से बनता है, सामने से नहीं बनता है। सामने से आप धूप लोगे तो बहुत देर में और बहुत कम बनता है। वहीं आप पीठ से अगर पीठ अपनी सूरज की तरफ करके बैठोगे तो फिर विटामिन डी जो है बहुत जल्दी पूरा हो जाता है बॉडी में। और बहुत कम देर भी आप अगर 15-20 मिनट भी बैठ जाओगे धूप की तरफ पीठ करके तो आपको बॉडी में जो है पूरा हो जाएगा विटामिन डी। यहाँ मैं बच्चों के लिए बता रही हूँ, तो छोटे बच्चे हैं तो आप उनको जो है या तो बनियान पहना सकते हो हल्की, या फिर उनको जो है खाली निक्कर पहना के धूप में 10-15 मिनट के लिए कोशिश करो वो ऐसे बैठे धूप में कि उनकी पीठ जो है वो सूरज की तरफ हो, तो उनको भरपूर विटामिन डी मिल जाएगा। बाकी विटामिन डी जो है उसके लिए आप विटामिन डी वाली मैंने वीडियो बना रखी है, और एक सूरज की धूप कैसे लें ये वीडियो बनाई है मैंने, तो ये आप जो है दोनों वीडियो ज़रूर देखें। तो उससे आपको विटामिन डी जो है आपका पूरा रहेगा, तो उससे जो है दिमाग को सही से काम करने के लिए विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चों के कपड़े उतार के जब धूप में बच्चे को रखें तो फिर ये ध्यान रखें कि ठंडी का मौसम ना हो, ऐसा ना हो कि ठंडी के मौसम में भी कपड़े उतार दें। ठंडी के मौसम में जैसे मोटे कपड़े बच्चे को पहनाते हैं गरम, वैसे ही पहनाइए और बस कोशिश करिए पीठ की तरफ से थोड़ी बहुत देर, आधा घंटा या 10-15 मिनट बच्चा जो है बैठे। तो इस तरह की हरकतें कुछ लोग करते हैं और फिर बाद में जो है दूसरों को ब्लेम करते हैं जिसने भी बताया हो, तो मैं उसके लिए बता रही हूँ। सभी नहीं करते हैं लेकिन कुछ मतलब 1% लोग इस तरह के होते हैं जो चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और अपने ही तरीक़े से उस चीज़ को जो है गलत तरीक़े से फॉलो करते हैं फिर। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया कि भाई आप अगर आपका बच्चा या आपके यहाँ कोई भी किसी दिमागी प्रॉब्लम से जूझ रहा है या बच्चे में ऑटिस्टिक ऐसे कुछ आ रहे हैं सिम्टम्स, तो
आप उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अब आपको जो है कई एकदम से ये भी लगेगा कि हाँ भाई, कब तक हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, कितना देर लगेगी। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये जो दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको जो है ट्रीट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। बल्कि टाइम सभी को ही उतना ही लगता है, बस 19-20 का ही फ़र्क होता है। मतलब ये है, कोई 5 से 8 साल तक आपको जो है पूरी तरीके से सिम्टम्स जो हैं रिवर्स होने में लग जाते हैं। 5 साल तो आप मान ही लीजिए, और 8 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। 7-8 साल आप मान के चलिए कि इतना टाइम लग जाता है पूरी तरह से सिम्टम्स से बाहर आने के लिए। तो आप ये तो मान लीजिए कि 5 से लेके 8 साल तक लग सकते हैं। 5 साल उन लोगों को लग सकते हैं जिनमें कि डैमेज कम हुआ हो, और 8 से 10 साल उन लोगों को लग सकते हैं जिनमें कि डैमेज ज़्यादा हो चुका होता है। अच्छा, कोई भी बीमारी जो हो, XYZ, यहाँ पर हम ऑटिज़म की बात कर रहे हैं या फिर दिमागी बीमारियों की, तो उनके ठीक होने को टाइम पीरियड जो है वो भी डिपेंड करता है कि कितना उनकी बॉडी में डैमेज हो चुका है, और आपने कब के बाद, मतलब कितना पीरियड उस बीमारी में रहने के बाद, जो आपका उस बीमारी से बॉडी में डैमेज हो चुका है, उसके कितने टाइम के बाद आपने जो है उस बीमारी को हील करना शुरू किया है। अब जैसे अगर बच्चों की बात ले लें, छोटे बच्चों में आपने जल्दी से पकड़ लिया है, जैसे 2 साल के बाद ही आपको लगने लगा है कि बच्चों में कुछ इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, डेवलपमेंट डिले, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, और उसमें कुछ इस तरह की मतलब प्रॉब्लम आ रही हैं, बच्चों के फीचर्स कुछ जो हैं वो अलग तरह के हैं। ख़ास तौर से देखिए, जब ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होते हैं ना, तो आपके चेहरे पे एकदम से असर दिखने लगता है, मतलब चेहरा जो है अब नॉर्मल लगता है। आपने देखा होगा, इस तरह के लोग जो हैं भीड़ में अलग ही पता चलते हैं, चेहरे से उनके देख के पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर जितना जल्दी आप पकड़ोगे इस चीज़ को, और जितनी जल्दी ये जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, इनको फॉलो करोगे, उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बच्चे जो हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बढ़ रही होती है, उनके सारे जो उनके अंदर जो मतलब रीजेनरेटिंग जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके सेल्स जो हैं बहुत जल्दी रीजेनरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर नए सेल्स बन रहे होते हैं, उनकी बॉडी जो है ग्रो कर रही होती है, तो वो जो है वो बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं बच्चे। और उसके बरक्स जो बड़े होते हैं, जिनकी बॉडी जो है बढ़ चुकी है, जैसे 18-20 साल का हो गया, तो अब उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, ये उसकी लंबाई भी रुक गई, बॉडी ऑर्गन्स सारे उसके बन चुके हैं, तो उन लोगों को जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनके जो है सेल्स जो हैं वो रीजनरेट होने में टाइम लगता है उनको, ठीक है। उन्हें जो है एक आप किक दोगे तभी वो रीजनरेट होंगे, खुद से नहीं होंगे, जबकि बच्चों के जो हैं खुद से ही बनने लगते हैं। आप थोड़ा सा उनको हेल्प दोगे खाने की तरफ से, तो वो जो है खुद ही रीजनरेट होने लगते हैं सेल्स, छोटे बच्चों के, बढ़ते हुए बच्चों के। अब वहीं पर जो बच्चा मतलब बढ़ चुका है, जो बड़ा हो चुका है इंसान, एडल्ट, उसके वो जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ वो रुक जाती है, ऑर्गन्स का बनना अंदर से, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले जा लेता है। स्टेम सेल्स सभी में होते हैं, और एक अगर आप उसको परफेक्ट इन्वायरमेंट दो तो वो खुद ही ग्रो करते हैं, ठीक है। तो टाइम मतलब एक तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, फिर आपकी बॉडी में कितना डैमेज हो चुका है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और तो ये, और आपकी एज कितनी है उस पे डिपेंड करता है। तो घबराएं नहीं, आपको फ़र्क तो दिखने लगेगा, हर किसी को, बड़ा हो या बच्चा हो, कम से कम 9 से 12 महीने, मतलब साल भर के अंदर आपको फ़र्क जो है वो दिखाई देने लगेगा कि हाँ, हमने इतना किया, मतलब डाइट चेंज की, और तो हमें ये इसके अंदर फ़र्क दिखने लगा है, मतलब बच्चे की बोली अच्छी होने लगेगी, उसके जो है सिम्टम्स धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे, ठीक है। आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई, जो फ़र्क है वो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन पूरी तरह ठीक होने में मैंने बताया 5 से लेके 8 साल, और किसी किसी केसेस में 10 साल भी लग सकते हैं, तो घबराना नहीं है।
बस इसी तरह से डाइट ऐसे ही रखनी है जैसे मैंने आपको बताई है, बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, और टाइम के साथ सब कुछ खुद ही ठीक होने लगेगा। छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए आप ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, अच्छे तरीके से उनको रखें, प्यार से रखें उनको। और जो चीज़ें मैंने उनको जो चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें आप ना दें उन्हें खाने में, और जो चीज़ें देने के लिए बताई हैं उनको उनके हिसाब से, बच्चे का आपका जैसा टेस्ट है उस हिसाब से दें। तो जो है खुद ही धीरे धीरे करके थोड़े टाइम बाद उनमें जो है इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आने लगेगा। तो टाइम के बारे में भी मैंने बता दिया, कितना टाइम आपको लग सकता है इस बीमारी से बाहर आने में। अब जो है एक बार फिर हम डाइट को जो है मतलब समराइज़ कर देते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए कि क्या चीज़ आपको बच्चे को देना है, क्या नहीं देना है। तो देखिए, गेहूँ जो है बच्चे की डाइट में आपको कम से कम ही रखना है, ठीक है। कभी कभार ये रोटी वगैरह दे दी तो ठीक है, रोज़ रोज़ नहीं, ठीक है। और ये ब्रेड वगैरह मैंने इसलिए बता दी है कि बच्चा थोड़ा बहुत तो देखो खाता ही है, ठीक है। एकदम से आप उसको स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। तो ये जो है, आप थोड़ा बहुत बच्चा खाता है नाश्ते में अगर देता है तो नहीं खाने को दें तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर अगर बच्चा थोड़ा बहुत ज़िद करता है और चीज़ नहीं खाता है प्रोटीन वाली, तो फिर इस तरह से आप दे सकते हो, एक ब्रेड पे बटर लगा के भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देना है कि दो दो चार चार ब्रेड दिन भर में दे रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट जो खाने के लिए आपको देना है वो उसमें आप कोशिश करिए बच्चे को चावल ही दें, राइस के साथ आप जो भी सालन दे रहे हो वो दो। तो इस तरह से आपको डाइट को मैनेज करना है, ठीक है। गेहूँ कम से कम देना है उसको, और उसके अलावा प्रोटीन आपको बच्चों की डाइट में ज़्यादा रखना है, फ़ैट ज़्यादा रखना है। फ़ैट का मतलब मैंने आपको बता दिया है, चर्बी, एनिमल फ़ैट जो होता है उसमें उसका खाना बनाइए अच्छे से। घी मक्खन अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है, वो भी आप बच्चे को दीजिए, ठीक है। और एक सीधा सीधा आपको बच्चे को दूध नहीं देना है। बच्चे को दूध मैंने जिस तरह से बताया, चाय फॉर्म में दीजिए, एक चुटकी चाय की पत्ती डाल के। उसके अलावा आप दही दे सकते हो, फ्लेवर्ड वाले जो छोटे छोटे दही आते हैं वो दे सकते हो। और उसके अलावा बच्चे को चीज़ दे सकते हो, इस तरह की चीज़ें दे सकते हो, मतलब दूध की फॉर्म जो है वो बदली हुई हो, ठीक है। तो वो बता दिया मैंने, क्योंकि ये दूध भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, ख़ास तौर से दिमागी प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि ये ना पेट को, गट को आपकी ख़राब करता है, गेहूँ भी दूध भी। इसके अलावा आपको ये जो वेजिटेबल ऑयल मिल रहे हैं, रिफाइंड ऑयल, ये बिल्कुल भी नहीं देना है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। इसका तो मैं आपको क्या बताऊं कि ये तो मतलब एक खाना है ही नहीं, ये पेट्रोल का वेस्ट होता है जिसे कि पैक करके दे दिया जाता है तेल के रूप में खाने के लिए, लेकिन ये एडिबल नहीं होता है। और ये आपने देखा है कि पिछले 20-30 सालों से बहुत ही बीमारियों का एक मतलब प्रकोप आ गया, और आप आगे चल के देखोगे कैंसर बहुत आपको लोगों में बढ़ते हुए नज़र आएंगे, बच्चों तक को आपको दिखेंगे कैंसर होंगे अगले 5 सालों में, आप देखोगे मतलब लगभग हर एक घर में आपको कैंसर के पेशेंट मिलेंगे। जिस हिसाब से लोग ये तेल खा रहे हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इतना नुकसानदेह होता है ये तेल कि आपकी पूरी जेनेटिक जो चेंजेस हैं वो तक कर देता है, आपके अंदर आपका डीएनए ख़राब कर देता है ये तेल। तो इससे बिल्कुल ही दूर रहना है, इसको बिल्कुल भी आपको बच्चों को नहीं देना है, ठीक है। और वहीं चर्बी जो है वो एक तरह से दवा ही होती है, आपकी बॉडी के पार्ट्स को जो है सफाई भी करती है, बॉडी के अंदर ये क्लीनिंग का काम करती है, डिटॉक्स करती है बहुत सी चीज़ों को। उसके अलावा आपकी बॉडी को बनने में, सेल्स के ग्रो होने में मदद करती है, आपके हार्मोन्स बनाती है। तो चर्बी बहुत ज़रूरी है, तो खाने में चर्बी का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा शुगर जो है, ये प्रोसेस्ड जो शुगर है, ये देखिए ये तो आपको मालूम ही होगा, हर किसी को मालूम होता है, कम से कम खाएं, ठीक है। शुगर ये जो होती है ये कम से कम ही आपकी डाइट में होना चाहिए, थोड़ी बहुत कभी कभी ले सकते हो। और मेनली शुगर जो हमारी, इतनी तो हम लोग खाते भी नहीं है, जो ज़्यादातर आती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है शुगर। तो गेहूँ वगैरह जो हैं उनमें बहुत शुगर होती है, मतलब जो नॉर्मली हम शुगर खाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा शुगर गेहूँ में होती है।
तो वो गेहूँ तो मैंने बता दिया है, डबल नुकसान करता है। एक तो उसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा उसमें ग्लूटन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी में आप खाओगे गेहूँ तो ये बहुत आपको नुकसान करता है, ठीक है। तो शुगर इस तरह से भी हमें कम लेनी है, और जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वैसे भी कम ही लीजिए। चावल भी जो मैंने बताए हैं वो भी थोड़े ही लो, ये नहीं कि प्लेट भर भर के खा रहे हैं, 2-2 3-3 टाइम खा रहे हैं, तो उसमें भी शुगर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको शुगर को जो है कम से कम रखना है। वो भी मैंने चावल इसलिए बता दिए कि भाई एक टाइम तो दिन में खाता ही है इंसान, हम भी खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दे सकते हो। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के लिए आप आलू वगैरह हैं, शकरकंदी जो है वो भी खा सकते हो, वो भी एक अच्छा सोर्स होता है। तो इस तरह से आपको मैनेज करना है, मतलब शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट की शुगर हो या ये जो नॉर्मल चीनी वाली शुगर हो, कम से कम ही लेना है हमें। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ तक मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में A to Z बता सकूँ, ठीक है। कि भाई ये प्रॉब्लम जो है इस तरह से होती है, इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती हैं और कैसे इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हो। तो आपके घर में या आसपास अगर कोई भी इन प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उनसे कहें कि इस तरह से करके देखें, उनको देखें कैसे रिज़ल्ट जो है 8-9 महीने में ही रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। और वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है क्योंकि प्रॉब्लम भी काफ़ी बड़ी है। आप उन माँ बाप से पूछिए जो इस प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, जिनका बच्चा सफ़र कर रहा है, तो वो बच्चा ही नहीं माँ बाप भी सफ़र करते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। तो ये जो है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पेशेंस से देखें, समझें। अगर एक बार में समझ में ना आए, 2 बार सुने, 3 बार सुने, मतलब पूरी तरह से उसको अपने दिमाग में बिठा लें जो जो बातें मैंने बताई हैं, और उस तरह से उस चीज़ को फॉलो करें और देखें किस तरह से आपको रिज़ल्ट मिलना कुछ ही महीनों में शुरू हो जाते हैं। और अगर आपको इस चीज़ से फ़ायदा मिलता है, रिज़ल्ट मिलते हैं अच्छे, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भले से साल भर के बाद बताएं। जब भी आपको लगे कि हाँ हमें अब बताना चाहिए, ज़रूर बताएं, जिससे कि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। अच्छा, जो मैंने इस वीडियो में आपको चीज़ें बताई हैं जिनसे कि ऑक्सीजन का फ्लो ब्रेन में बढ़ता है, जैसे कि सरसों, कच्चा केला, कटहल और खजूर वगैरह, तो इनको ऐसा नहीं करना है कि सभी चीज़ें एक साथ देनी है। जो आपको अवेलेबल हो जाए, एक या दो चीज़ें, वो आप मतलब रेगुलर बेसिस पे रखिए, इनमें से कुछ ना कुछ। मेरा मतलब है जैसे कि इनमें जो जो चीज़ें मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं, इनमें से एक या दो चीज़ें जो हैं वो रेगुलर बेस पे आपके बच्चे के खाने में होनी चाहिए। जैसे सरसों जो है पाउडर, वो तो मैंने आपको बता दिया, आप रेगुलर अपने बच्चे के खाने में डालिए। उसके लिए चावल बनाते हैं उसमें डालिए, सालन बनाते हैं उसमें डालिए आप। और इसके अलावा खजूर का पानी जो है वो भी बच्चा बहुत शौक से पी लेगा, क्योंकि मिठास होती है, तो वो रेगुलर। और खजूर हर जगह हर मौसम में अवेलेबल है आजकल के ज़माने में, तो वो बहुत इजी है, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। और केला और जो कटहल बताया, अगर मौसम में मिल जाता है, बच्चा खाता है, भिंडी की सब्ज़ी है, तो वो जब मौसम में अवेलेबल है तो वीक में 1 या 2 बार आप दे सकते हो। रेगुलर बेस पे अगर आपके यहाँ ये केला और वो मिलता है, ये कटहल, तो बच्चा अगर पी पाता है तो उसकी चाय दे सकते हो, वरना कभी कुछ दे दिया 1-2 चीज़ें, कभी कुछ दे दिया 1-2 चीज़ें, इस तरह से कर सकते हो। मेरा मतलब कहने का ये है कि इतना परेशान खुद भी मत हो, बच्चे को भी मत करो कि बस सभी चीज़ें कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके और वो सब एक के बाद एक बच्चे को देना ही है, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि लंबे टाइम के लिए आपको 8-10 साल तक ये प्रोसेस में रखना है आपको बच्चे के। तो मतलब ये 1-2 चीज़ें जो आपको अवेलेबल हो जाए, बच्चा भी आराम से खा ले और उसे पता भी नहीं चले कि मेरी दवा दी जा रही है मुझे, तो इस तरह से दे सकते हैं। अब जैसे सरसों का पाउडर है, वो मैंने आपको बताया, तो वो तो खाने में रेगुलर आप डाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, और हर जगह मिलता है। उसके अलावा खजूर आजकल हर जगह मिलती है, और बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बस एक खजूर दिन भर में, ठीक है।
तो वो बच्चा उसका पानी आराम से पी लेगा, मीठा होता है। उसके अलावा कच्चा केला और ये जो कटहल बताया, ये जब अवेलेबल हो और अगर बच्चा पी पाता है कि लेता है तो उसको दो। और उसके अलावा जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, इस तरह से आपको मतलब उसके रेगुलर बेस पे इन चीज़ों को आपको रखना है। भिंडी की सब्ज़ी है, अगर सीज़न है मौसम में, गर्मी के सीज़न में आप ऐसी जगह रहते हो गर्मी है, तो वहाँ एक दो बार आप बच्चे को बना के खिला सकते हो अगर बच्चा खाता है। और इनमें से कोई चीज़ अगर बच्चा नहीं लेता है तो फिर दूसरी चीज़ पे स्विच कर जाओ। ऐसा नहीं है कि 5-6 चीज़ें हैं तो वो सब एक ही साथ देनी है, ठीक है। जब हम डाइट बनाते हैं तो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि एक तो उसके टेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, दूसरा ये है उसे बोर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एक बर्डन नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। इसी वजह से मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि इनमें से एक दो चीज़ें तो हर किसी को अवेलेबल होंगी ही और उनका टेस्ट भी अच्छा लगेगा, तो आप आराम से डाइट को जो है लंबे टाइम तक के लिए फॉलो कर पाओगे। इसके अलावा फास्टिंग के बारे में मैंने बता दिया है कि देखो बहुत बड़े लोग अगर कर पाते हैं तो ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, मतलब फास्टिंग करने के बाद आपको बहुत कमज़ोरी लग रही है, तो इसका मतलब ये है आपकी बॉडी जो है रेडी नहीं है फास्टिंग के लिए, ठीक है। तो आप फिर मत करिए, आप डाइट ही करिए सीधी। कोई भी चीज़ जो भी मैंने बताई उसमें अगर परेशानी लग रही है तो वो मत करो, ठीक है। क्योंकि फास्टिंग जो है, हाँ, और ख़ास तौर से ड्राई फास्टिंग के फ़ायदे होते हैं, सही बात है, लेकिन ये है कि हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आप जितना अगर आप कर पाते हो तो महीने में कम से कम मैंने बताया 5 बार दिन आप कर सकते हो लगातार, तो कर लो। और उसमें आप 18 आवर कर सकते हो, 21 आवर कर सकते हो, ठीक है। तो जितना आपको लगे कि हाँ आप टॉलरेट कर सकते हो उतना ही करो। और बच्चों के लिए तो मैंने बता ही दिया है कि बहुत छोटे बच्चे जैसे 10-12 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है, और 12 साल से 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो वो अगर सिर्फ रमज़ान में रमज़ान के रोज़े रख लेंगे, मुस्लिम फैमिलीज़ के लिए मैं बता रही हूँ, रमज़ान के रोज़े ही रख लेंगे साल में एक बार, तो वो ही उनके लिए काफ़ी हैं, ठीक है। और बड़े लोग भी, अगर जो लोग रेगुलर बेसिस पे मैंने बताया मंथली नहीं रख सकते हैं, तो वो भी अगर रमज़ान में सिर्फ रोज़े रख लेंगे तो वो ही काफ़ी है। और दूसरे मज़हब के लोग जो हैं वो अगर नहीं भी, उनसे इतना कुछ नहीं हो पाता, तो सीधी सीधी बस डाइट करो, और जो चीज़ें मैंने मना करी हैं वो चीज़ें आपको नहीं खानी है, जो चीज़ें बताई हैं वो खानी है, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो उन्हें भी रिज़ल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो उतना ही करना है जितने में आपको परेशानी ना हो, आपकी बॉडी को जिस चीज़ में कंफर्टेबल फील ना हो वो काम आप नहीं करें। मैंने सब कुछ बताया इसलिए कि सब कुछ मैं आपके सामने रख सकूं कि हाँ भाई इस चीज़ को करने से इतना असर होता है, इस चीज़ का इस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे। तो और सबकी बॉडी मैंने आपको बताती हूँ मैं हमेशा ही एक जैसी नहीं होती है और हर चीज़ से एक जैसा रिएक्ट भी नहीं करती है, ठीक है। तो अपनी अपनी बॉडी का हिसाब देख लें, उस हिसाब से ही आप काम करें। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और दिमाग के लिए मैंने बता दिया है आपको पहले ही, एक बार फिर बता रही हूँ, 2 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसी वीडियो में, कि आपके दिमाग का खाना जो है मेनली फैट और प्रोटीन है, तो उसको अपनी डाइट में अच्छे से रखें। और ये मैंने बच्चों के लिए दाल वाल इसलिए बता दी है कि बच्चे जो हैं ये दाल शौक से खाते हैं, तो थोड़ी दीजिए उन्हें, मगर मेन जो है ना उनका फोकस जो आपका होना चाहिए वो गोश्त पे होना चाहिए, वो भी रेड मीट पे और एक फैट पे, ठीक है। दाल वाल बच्चे खा लेती हैं कि इसलिए बताइए मैंने, मगर दाल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर ही होता है, ठीक है। तो ये सब दे सकते हैं आप बच्चों को, मगर कम दीजिए। मेन फोकस जो है वो दिमागी मरीज़ जो भी हो, बच्चा हो बड़ा हो, उसका ये होना चाहिए कि उसके खाने में एक तो प्रोटीन यानी कि रेड मीट बहुत अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए रेगुलर बेस पे, उसके अलावा फ़ैट बहुत अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, क्योंकि फ़ैट से ही हमारा दिमाग बना हुआ है, और हमारे दिमाग को सही से काम करने के लिए भरपूर फ़ैट होना यानी कि चर्बी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें।
तो ये सब तो हो गया खाने पीने के बारे में कि किस तरह की आप अपनी डाइट में चेंजेस करके और इन प्रॉब्लम्स से आप दिमागी प्रॉब्लम्स से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा एक मैं आपको बाहर से किए जाने वाला एप्लीकेशन भी बता रही हूँ। तो बाहरी एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, आपको अपनी रीढ़ की हड्डी की मसाज करनी है। देखिए, आपका जो भी दिमाग से सिग्नल आते हैं ना, वो ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, आपकी रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए आप, इससे ही आपको पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करते हैं। मतलब दिमाग जो होता है वो सिग्नल भेजता है, जिसे कि स्पाइनल कॉर्ड पकड़ती है उन सिग्नल्स को, और पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस सिग्नल की, वो सिग्नल भेजती है। तो जिससे कि आप अपने जो हैं काम करते हैं। ख़ास तौर से आपके जो ये खुद ब खुद वाले काम जो होते हैं बॉडी में, जैसे कि पॉटी आना, पेशाब लगना, दिल धड़कना आपका, जिन पे आपका कोई ज़ोर नहीं होता है, वो बॉडी खुद ही करती है। हाथ पैरों का आपके मूव करना, तो ये सब जो होते हैं ना, सिग्नलिंग सिस्टम है इन सब के पीछे। तो सिग्नल कहाँ से मिलते हैं? दिमाग से मिलते हैं। और वो किसके थ्रू आपकी बॉडी में पहुँचते हैं? रीढ़ की हड्डी पहुँचाती है आपकी। तो जो भी दिमागी मरीज़ होते हैं उनको ये सिग्नलिंग की प्रॉब्लम होती है। आप देखते हैं कई बार जो होते हैं दौरे पड़ने लगते हैं, उन्हें एपिलेप्सी होती है इस तरह के मरीज़ों में, या फिर उनको पता नहीं चलता उनकी पॉटी निकल गई, पेशाब निकल गया, या फिर वो बोल नहीं पाते हैं ठीक से, ठीक है, या फिर उनके हाथ पैर नहीं चल पाते हैं ठीक से, या हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं उनके, और या फिर वो जो है कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे सिग्नलिंग सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आपने देखा है फालिज के मरीज़ हों, या फिर जिसे सेरेबल पाल्सी कहते हैं, वो भी फालिज ही होता है। उसमें जो है एकदम इंसान माजूर ही हो जाता है, ठीक है, उसके हाथ पैर जो हैं बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं। तो वहाँ सिग्नलिंग सिस्टम, ये सब सिग्नलिंग सिस्टम की प्रॉब्लम है कि उनकी बॉडी को सिग्नल जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं दिमाग से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी ये जो रीढ़ की हड्डी, ये देखते हैं ना जिसे गुद्दी बोलते हैं ना, जहाँ आपके बाल पीछे से ख़त्म होते हैं खोपड़ी पे, वहाँ से आप अगर हाथ रखोगे तो यहीं से आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये नीचे ये बीच यहाँ गर्दन तक तो ये पतली सी होती है, और फिर नीचे जाके ये रीढ़ की हड्डी बन जाती है, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये यही होती है, गर्दन की जो ये पतली सी हड्डी होती है। तो यहीं से इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ से दिमाग जो है सिग्नल भेजता है, और इस हड्डी का आपकी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने बताया एक तो कैल्शियम यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, दिमाग से जो सिग्नल मिलते हैं ना उनको रीढ़ की हड्डी तक पहुँचाने में, और फिर रीढ़ की हड्डी से आपकी पूरी बॉडी तक पहुँचाने में दिमाग, कैल्शियम जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो कैल्शियम के लिए मैंने बताया आपको डाइट में रेगुलर बेस पे कैल्शियम लेना चाहिए, दिमागी मरीज़ों को ख़ास तौर से। उसके अलावा इस तरह के मरीज़ों को अपनी पूरी जो ये रीढ़ की हड्डी है ना, ख़ास तौर से ये जो है आपका गुद्दी से जो स्टार्ट होता है ना, जहाँ बाल ख़त्म होते हैं, गर्दन से जो आपकी हड्डी स्टार्ट होती है उससे लेके कमर तक, ठीक है, नीचे आप टेल बोन तक मत जाइए, बस कमर तक कर लेंगे वही काफ़ी है। उसमें क्या करना है, आपको मसाज करनी है इसकी हड्डी की पूरी। तो ये हड्डी की मसाज क्यों करनी है? ताकि ये हड्डी को सिग्नलिंग सिस्टम जो है उसका बेहतर हो सके, ठीक है, सिग्नलिंग सिस्टम अच्छा हो सके, मजबूती भी मिलेगी आपकी रीढ़ की हड्डी को, और आपकी सिग्नलिंग सिस्टम भी अच्छी होगी। अच्छा, मसाज किस चीज़ से करना है? मसाज आपको करना है चर्बी से, ठीक है। तो चर्बी वाला घी जो है पिघला लीजिए, हल्का गुनगुना हो जाए, तो उसको गर्मियों में तो ज़रूरत नहीं है, ऐसी कर सकते हैं आप। ठंडी में ये है हल्का गुनगुना हो, तेज़ ना हो जिससे कि जले ना।
और उस चर्बी से आपको जो है थोड़ा सा ही लेना है, बस थोड़ी सी लीजिए, जिससे कि आपका हाथ जो है अच्छे से चल सके उस एरिए पे जिस पे आप लगा रहे हो। तो आप ऐसा करिए, यहाँ से जहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है वहाँ से लेके कमर तक, नहीं तो पूरी पीठ ही समझ लीजिए, ठीक है। पूरी पीठ पे ही मसाज कर दीजिए, वो और अच्छा रहेगा, ठीक है। वरना रीढ़ की हड्डी पे तो लाजिम करनी है। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पीठ पे भी कर दोगे, पसलियों पे इधर उधर, ठीक है। चर्बी वाला घी जो है उससे करनी है, ठीक है, फैट से। और कितनी देर करनी है? बस 2-3 मिनट, मतलब ये समझ लीजिए इतनी देर करनी है कि आपको लगने लगे कि हाँ, अब जो मैं घी जो लगाया था ना वो अब खुश्क होने लगा है। जब खुश्क होगा ना तो हल्का सा मक्खन जैसा वो ऊपर से आ जाएगा, उसके पता चल जाएगा, आपका हाथ ड्राई होने लगेगा। तो फिर जो है आप उसको छोड़ दीजिए, 2 मिनट 3 मिनट आप कर देंगे मसाज, काफ़ी रहेगा, ठीक है। और ये रीढ़ की हड्डी की मसाज कब तक करनी है? तो देखिए 4-5 महीने तो आप रेगुलर करिए, रोज़ाना, ठीक है। उसके बाद ये कर लीजिए, हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार कर दी, ऐसे कर लिया, या एक दिन छोड़ के कर दी, ठीक है। या 2 दिन छोड़ दिए, एक दिन कर दी, ठीक है। ऐसे इस तरह से आप कर सकते हैं, मगर ये है रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। और आप देखोगे ये काम जब आप करोगे तो 1-2 महीने बाद ही आपको मरीज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। इसके अलावा आप जो है वीक में 1 बार या फिर 15 दिन में 1 बार सिर पे बालों की मसाज भी करनी है। सिर पे जो खोपड़ी है ना, दिमाग जो है, यहाँ पे भी मसाज करनी है। तो यहाँ किस चीज़ की करनी है? यहाँ भी आपको चर्बी की ही करनी है, ठीक है। तेल से लोग करते हैं मसाज, मगर मैंने ये देखा है तेल से बॉडी जो है तेल को एक्सेप्ट नहीं करती है। आप तेल लगाओगे, दाने होने लगेंगे, खुजली हो जाएगी। तेल जो है ना, कोई सा भी लगा लो, सरसों का तो बहुत ज़्यादा एलर्जी करता है। उसके अलावा अभी दूसरे आप कोई तेल लगाओगे तो वो इतने इफ़ेक्टिव भी नहीं होते हैं, बॉडी जल्दी से उन्हें एब्जॉर्ब भी नहीं करती है तेल को। और जो है वो कई बार जो है एलर्जी कर जाते हैं, दाने होने लगेंगे और कुछ भी मतलब ना प्रॉब्लम होने लगती है। तो और जबकि चर्बी, अगर आप चर्बी से मसाज करते हो तो वो जो है बॉडी बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती है उसको, पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है वो स्किन पे आपकी। और उसके बहुत जल्दी असर होते हैं, बहुत अच्छे असर होते हैं, और कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पर ये भी मैं बता दे रही हूँ कि जो लोग स्किन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, भयानक से भयानक एक्जिमा है या कुछ भी, उन्हें भी चाहिए कि वो चर्बी से अपनी स्किन की मसाज करें, तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सैचुरेटेड फैट की बनी हुई है, तेल की नहीं। हमारी बॉडी में तेल नहीं है, चर्बी है। तो जब हम इसको चर्बी से मसाज करते हैं, चर्बी खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी जो होती है उसको खाने की तरह एक्सेप्ट करती है, एलियन प्रोडक्ट की तरह नहीं। वहीं पर तेल जो है, तेल को बॉडी एक एलियन प्रोडक्ट की तरह उसके साथ बिहेव करती है, ना तो वो उसे जल्दी से एक्सेप्ट करती है और ना ही वो हज़म हो पाता है जल्दी, ठीक है। और 10 तरह की प्रॉब्लम अगर लगाती हैं। तो आपको सिर की मसाज भी इसी से करनी है, चर्बी वाले घी से, और बॉडी की मसाज भी चर्बी वाले घी से करनी है। और आप देखोगे जहाँ तेल लगाने के बाद आपको चिपचिपाहट महसूस होती है और अच्छा नहीं लगता है, दाने भी निकल आते हैं कई बार। वहीं जब आप चर्बी से मसाज करना का शुरू करोगे, सिर की भी और अपनी बॉडी की भी, तो उससे जो है ना तो चिपचिपाहट होगी आपको, और ना ही वो जो है ऐसा लगेगा कि बॉडी में चिपकन और ये गंदापन जो होता है वो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम दिमागी मरीज़ों की बात कर रहे हैं, तो दिमागी मरीज़ों को हफ्ते में 1 दिन या फिर 15 दिन में 1 दिन अपने सिर की मसाज भी करना है। इससे क्या होगा, जो सिर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, घाव हो जाती हैं, पस पड़ जाता है सिर में भी। देखिए जिन लोगों को दिमागी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, कोई भी, चाहे भले ही माइग्रेन ही क्यों ना हो, वहाँ पर आपके दिमाग के टिश्यूज़ अफेक्टेड होते हैं, मतलब वहाँ पर दिमाग में सूजन होती है, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का घाव भी होता है। अब जिसकी जैसी सीवियर कंडीशन है उस हिसाब से उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ब्रेन में जो होता है पस पड़ने लगता है, जब घाव हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो वहाँ पर ये मसाज जो है आपकी बहुत हेल्प करती है, ठीक है। अंदर से तो आप उसको हील कर ही रहे हो,
ऊपर से जो है अगर आप हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार अच्छे से चर्बी से मसाज कर लेते हो, बस थोड़ी सी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है कि हर जगह वो फैली फैली फिरे, ठीक है, बस इतना लेना है कि एब्जॉर्ब हो जाए। तो उतना अगर आप मसाज कर लेते हो अपने बालों की, मतलब बालों से मेरा मतलब है कि सिर की, ठीक है, तो वो क्या होता है, बालों के वो होते हैं ना छेद, उनके ज़रिए वो चर्बी अंदर जाएगी, दिमाग तक पहुंचेगी डायरेक्ट, और वो जो है वहाँ पर जो भी ज़ख़म होगा या सूजन होगी कुछ भी, उसको वो हील करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर फ्रूट्स वगैरह आप खा रहे हैं, मतलब सुबह के टाइम नाश्ते में सुबह से दोपहर तक फ्रूट्स खा सकते हैं, तो अगर आप खा रहे हैं मतलब मरीज़ को दे रहे हैं, तो बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा खट्टे वाले फ्रूट्स नहीं खाना है। अब जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी ही बताई है, तो ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होना चाहिए, मीठी वाली होना चाहिए अगर खाओ। ख़ास तौर से बेरीज़ जो होती हैं वो खट्टी होती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जो बहुत खट्टी चीज़ें होती हैं ना, तो वो आपकी किडनी पे बहुत बुरा असर डालती हैं, और अगर आपकी किडनी पे असर आएगा तो आपको दिमागी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक होने में मुश्किल आएगी, क्योंकि दिमाग से रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, उन्हें जो होता है किडनी में भी उनकी कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, ठीक है, किडनी भी दिमाग से रिलेटेड होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे कि नींबू पानी बहुत से लोग पीने हैं, वो नहीं पीना है नींबू पानी स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट खटास जो है वो नहीं लेना है। हाँ, किसी चीज़ में आप डाल के, जैसे चाय में थोड़ा सा 2-4 बूंदे डाल के पी ली, और खाने में ऊपर से डाल लिया, वो डाल सकते हो, क्योंकि वो जो है दूसरी चीज़ों के साथ मिल जाता है, तो उसका एसिड जो है वो उन चीज़ों में मिक्स होके वो न्यूट्रल हो जाता है। सीधा सीधा बहुत ज़्यादा खट्टे फल और ये नींबू पानी, ऑरेंज हैं बहुत खट्टे वाले, वो सब डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं खानी है, ठीक है, मीठे वाले फल खाइए जो अच्छे भी लगे टेस्ट को, और उससे नुकसान भी आपको ना हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फल भी नहीं खाने हैं, क्योंकि फल जो होते हैं मिठास होती है, उनमें शुगर होती है, तो वो ज़्यादा खाएंगे आप तो नुकसान करेंगे। थोड़े बहुत खा सकते हो सीज़न पे जो आते हैं, वो आपको फ़ायदा भी करेंगे और आपका टेस्ट भी उससे खुलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं। और बच्चे अगर नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत आनी करते हैं, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती करके देने की, जो खा लेते हैं वो खाएं, नहीं खाना चाहते हैं नहीं खाएं। आपका मेन फोकस जो है वो मैंने बताया कि प्रोटीन और फैट पे ही होना चाहिए, ठीक है, खाने में। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बहुत ज़्यादा इसमें बोलना पड़ा मुझे और बहुत परेशानी भी हुई, लेकिन खैर मैंने ये वीडियो बना दी है ताकि जो इस तरह की प्रॉब्लम से बच्चे जो जूझ रहे हैं, ख़ास तौर से बच्चों के लिए ही बनाई है मैंने ये वीडियो, और बड़ों को भी इससे फ़ायदा होगा, तो वो जो है वो इस चीज़ को समझें कि दिमागी प्रॉब्लम्स किस तरह से होती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो और इनका इलाज कैसे किया जा सकता है। मैंने कोशिश करी है कि मैं पूरा A to Z आपको बता सकूं। उम्मीद है आप समझ पाओगे, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी और या फिर इंफॉर्मेशन के साथ।